बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजरी हो। नाज़रीन, लाहौर जो कि बहुत सी चीज़ों में सर फहरिस्त है, उसमें एक बहुत ही बुरी चीज़ ये है कि फ़िज़ाई आलूदगी में भी इसकी सूरत हाल बहुत ही अबतर हो चुकी है। काफ़ी कोशिशें की गई थी, आपको याद होगा वज़ीर आला की तरफ से भी, और उस कैंपेन के तहत हमने कुछ बेहतरी देखी थी। लेकिन एक बार फिर से लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी की ख़राब सूरत हाल के अंदर सर फहरिस्त आ चुका है जनाब। जी हाँ, जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 210 तक पहुँच चुका है और अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर का AQI बहुत गैर सेहत बख्श है। और अगर इसकी दर्जे बंदी की जाए तो इसको शहर के दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद समझा जाएगा। और ये हम आज नहीं देख रहे हैं, ये फ़ज़ाई आलूदगी जो है बतदरीज बढ़ती चली जा रही है। लास्ट ईयर हमने देखा था कि हुकूमत ने बहुत सारे इकदाम भी इस हवाले से किए थे। स्मॉग गन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। ऐसी जो ट्रेलर्स थे वो चलते रहते थे रोड्स पर, जो कि स्मॉग के तदारुक के लिए, स्मॉग को ख़त्म करने के लिए ज़िगज़ैग किया गया था। और जो दरख्त लगाने की मुहिम चलाई गई थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि आवाम को भी इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आवाम को भी ख्याल करना पड़ेगा। लेकिन जुनेद, जो ये माहिरीन हैं वो ये बताते हैं कि लाहौर की जो फ़िज़ा है इंतहाई मुज़र सेहत हो चुकी है, जबकि भारत का शहर जो दिल्ली है वहाँ पर 152 AQI है और वो दूसरे नंबर पर है। फिर कोलकाता है जो कि 137 AQI के साथ तीसरे नंबर पर है। तो लाहौर का ही फ़िज़ा में दर्जाबंदी के हिसाब से पहला नंबर क्यों? मतलब इतनी स्मॉग या इतनी पोल्यूशन यहाँ पर क्यों है? कौन से अवामिल हैं जो इसमें कारफरमा हैं, जो मिलकर इस फ़ज़ा को आलूदा कर रहे हैं? हम सबको, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। अवाम जब तक जिम्मेदार नहीं होगी, शहरी जिम्मेदार नहीं होंगे, तो शहर की सूरत हाल इससे अबतर हो जाएगी। और हम सब के बच्चे भी यहाँ पर सांस लेते हैं, हम सब खुद यहाँ पर, जो कि हर सांस बहुत सारी बीमारियाँ हमारे अंदर उतारती है। जी, आगे बढ़ते हैं और आज की टॉप 5 स्टोरीज की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर से अगर मगर की गेम जारी है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आयतुल्ला खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई से मुलाकात का इम्कान जाहिर कर दिया है और वो ये भी कहते हैं कि इत्तेफाक हो गया तो अमेरिका ईरान MOU 4 मरहलों में नाफिज किया जाएगा। ईरानी खबरसां एजेंसी की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है। लेकिन इन उम्मीदों के साथ साथ हमलों का सिलसिला भी मज़ीद तेज़ होता दिखाई दे रहा है। तो ये मामला कब सुलझेगा और क्या ये हतमी होगा, क्या ये देर पा होगा या फिर आर्जी होगा, इस पर माहिरीन की राय शामिल करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे बजट में क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान में 90 लाख अफराद क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करते हैं, इनको भी अब टैक्स नेट में लाया जाएगा। इस पर भी तफसील से जायज़ा लेंगे कि ये डिस्करेजिंग होगा या इनकरेजिंग होगा, इससे लोग इसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे या नहीं, कितना सेफ है इसमें इन्वेस्टमेंट करना, इन तमाम अवामिल पर भी बात की जाएगी। बिल्कुल। इसके अलावा हम बात करेंगे मिज़ल्स की खसरा, वैक्सीनेशन और बर वक्त इलाज के ज़रिए इस मुतादी मर्ज से बचाव मुमकिन तो है, लेकिन क्या वैक्सीनेशन के बावजूद बच्चों को मिज़ल्स या खसरा हो सकता है? उसकी वजूहात क्या होती हैं और उसके लिए फिर ट्रीटमेंट मुमकिन तौर पे क्या हो सकता है? डॉक्टर्स की और माहिरीन की इस पर राय क्या है? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया, फैसला कुन मार्का, ग्रीन शर्ट्स जीत के लिए पुरअज़्म। 1-1 की बराबरी के बाद आज दोनों टीमें आखिरी बार के लिए तैयार। तो देखते हैं कैंगरूज शाहीनों को दबोचते हैं या फिर शाहीन कैंगरूज पर बाजी ले जाते हैं। इस पर भी हम तफसील से माहिरीन की राय लेंगे। और आखिर में बात होगी जारियत के शिकार बच्चों की, जिनका आज आलमी दिन तो मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद है जंगज़दा इलाकों में बच्चों के मसाइल को उजागर करना। और ऐसे में हम अपने गज़ा के, फ़लस्तीन के बच्चों को कैसे भूल सकते हैं? वो किन हालात में इतने सालों से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी ज़हनी कैफियत क्या होगी, उनके ऊपर इसके असरात, उनकी जो बाकी की ज़िंदगी है वो किस तरह से गुजार पाएंगे, इस ट्रॉमा से उनको निकालने के लिए क्या करना होगा। और दुनिया में जितने भी बच्चे पाए जाते हैं उन्हें इस ट्रॉमा से निकालने के लिए आलमी बरादरी क्या किरदार अदा कर सकती है, ये भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं जो इस वक्त अहम मामला ज़ेर गौर है, जिस पर पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान अपना मुल्क, उन्होंने कहा कि हम हाजिर हैं हर लिहाज से फैसिलिटेट करने के लिए, बैकडोर डिप्लोमेसी भी जारी है। लेकिन अभी जो ताज़ा पेशरफ्त है उसके मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई से मुलाकात का इम्कान जाहिर किया। जनाब,
बिल्कुल जी। और ट्रंप ने कहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। शायद किसी मौके पर आयतुल्लाह मुजतबा ख़ामेनी से मुलाकात भी हो जाएगी, लेकिन इसका इन्हिसार सूरत हाल पर होगा। और एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी एतराफ़ किया है कि उन्होंने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से गुस्से में सख्त लहजे में गुफ्तगू की है। और उनका कहना था कि वो नेतन्याहू की लेबनान के साथ मुसलसल लड़ाई से परेशान भी थे, जिसके बाद उन्होंने ये गुफ्तगू की है। अच्छा, ईरान की जानिब से भी खबरें आ रही हैं और ईरानी खबर एजेंसी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगर इत्तफाक हो गया तो अमेरिका और ईरान के दरमियान MOU 4 मरहलों में नाफिज किया जाएगा। कितनी इसमें सदाकत है जानते हैं। डॉक्टर हामिद खान अल-मशरिकी साहब माहिर आलमी अमूर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, अब तो दोनों तरफ से लगता है कि मामला सेटल डाउन हो चुके हैं, बस अब अनाउंसमेंट की ही ज़रूरत है रह गई है, क्योंकि ईरानी खबर एजेंसी भी ये कह रही है कि अब अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात तय पा जाते हैं, बातचीत तय पा जाती है, तो फिर 4 मरहलों में MOU साइन किए जाएंगे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी ये इंदिया दे चुके हैं। वो कहते हैं कि अब मुजतबा ख़ामेनी के साथ मुलाकात उनकी हो सकती है, लेकिन ये सूरत हाल पर डिपेंड करता है। आप कितने पुरुमीद हैं और मुआहिदा कब तक हो जाएगा? क्या वेन्यू डिसाइड किया जाएगा इसका? बहुत शुक्रिया इशान। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि दोनों के लिए इंतहाई नागुज़ीर है कि जल्द से जल्द मुआहिदा करें। पूरी दुनिया के अंदर जिस अंदाज में एक बहुत बड़ा बहरान हर रोज़ बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर किसी दोनों के पास गुंजाइश नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा तवालत दे सकें। 1 अरब बैरल से ज़्यादा के जो रिजर्व्स हैं पूरी दुनिया के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, वो भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अभी तक इस्तेमाल कर चुके हैं। दूसरी जानिब आप देखिए कि अमेरिका के अंदर जो है वो रिसेशन जो है वो नॉक ऑन द डोर पे है। पेट्रोल की प्राइसेस, इकोनॉमिकल क्राइसिस, उसके बाद वो मिड टर्म इलेक्शन, इसी तरह पूरी बाकी दुनिया की जो इकोनॉमिकल सूरत-ए-हाल है वो भी बड़ी खतरनाक है। मैं ये समझता हूँ कि बात एक ही है कि दोनों को विन विन सिचुएशन से हटकर फेस सेविंग की तरफ आना था, और वो मैं समझता हूँ अब आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा जो बार बार हम बात करते हैं और वही नजर आया स्पॉइलिंग फैक्टर इसराइल की। तो आपने देखा कि अगर वो 2 दिन पहले जिस अंदाज में प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको एक तरह से झाड़ पिलाई और जो कुछ नेतन्याहू को सुनाया, वो हकीकत पर मबनी है कि वो उनको अमेरिका को और खुद ट्रंप को अंदाजा है कि इस पूरी जंग की दलदल में घसीटने वाला जो है वो नेतन्याहू और इसराइल है। और बदकिस्मती से तमाम कोशिशों के बावजूद मैं समझता हूँ कि इसराइल ने जिस अंदाज में लबनान पे जारी रखी हुई थी, अभी चंद घंटे पहले एक एग्रीमेंट फाइनल हुआ है सीज फायर का इसराइल के और लबनान के दरमियान, और अगर वो ना हो तो बड़ी मुश्किल की सूरत हाल है एग्रीमेंट के हवाले से। मैं समझता हूँ कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप का दबाव है जिसके तहत नेतन्याहू मजबूर होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगेन मैं बात करता हूँ, उनसे कुछ भी بعید नहीं है। इसराइल स्पॉइलर है। इसराइल बिल्कुल ये स्पॉइलर है, और हम देख रहे हैं कि इसी का किरदार वो मुसलसल अदा कर रहा है। ईरान के ऊपर हमलों की सूरत में फिर ईरान रिटेलिएट करता है। लेकिन एक चीज़ जो अमेरिका की तरफ से होना बाकी है, तलखी हो गई, गालम गलोच हो गई, और उसको रिपोर्ट भी कर दिया गया। जंगसाई भी यकीनी तौर पे नेतन्याहू की इजराइल की हो रही है, लेकिन जब तक असले की इमदाद या उसकी तरसील बंद नहीं की जाएगी अमेरिका की तरफ से, हम ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि अमेरिका जो कह रहा है वो करना भी चाहता है या कर भी रहा है? देखें, बिल्कुल जुनेद, मैं नहीं समझता कि अमेरिका जो है वो कभी भी इसराइल की पुष्टपनाही खत्म करेगा। इवन ये जो झगड़ा है या ये तल्ख कलामी है, ये भी बड़ी आर्जी है। अमेरिका इसराइल रिलेशन के हवाले से हमें या दुनिया को कोई खुशफहमी नहीं है। आज इसराइल पूरी दुनिया में तनहा होने के बावजूद इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? उसकी वजह ये कि अमेरिका उसके पीछे खड़ा है, अमेरिका उसकी पुष्टपनाही कर रहा है। और अमेरिका की पुष्टपनाही क्यों है? क्योंकि इसराइल की जो यहूदी लॉबी है, ज़ायनिस्ट लॉबी है, वो अमेरिकन कांग्रेस और सेनेट में और बिजनेस के ऊपर, जो अमेरिकन बिजनेस है उस पर उसका बहुत कंट्रोल है। उसके नतीजे में वो पॉलिसी मेकिंग में बड़े असरअंदाज होते हैं। और सदर ट्रंप चाहते हुए भी एक हद से ज्यादा इसराइल के खिलाफ नहीं हो सकते या इसराइल के पुष्टपनाही से पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही बात है, और वो ये है कि पूरी दुनिया का जो दबाव है इसराइल के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, पर्टिकुलरली आपने हरमुज की बंदिश के बाद, उसी के ऊपर अब दुनिया आज मजबूर हुई है। अच्छा, आपने हरमुज की आपने बात की डॉक्टर साहब, मार्को रूबियो की तरफ से गुज़श्ता रोज़ ये कहा गया, जिसके बाद जब उस हॉल से निकले हैं तो बड़ी तनकीद भी हुई, उनके ऊपर भी लोगों ने फिक्रे कसे कि ये जंगें शुरू करवाने वाले और मासूमों के कातिल हैं। लेकिन जो बात उन्होंने कही आपने हरमुज, वो कहते हैं कि अगर उसके ऊपर ब्लॉकेड ईरान की तरफ से नाकाबंदी ख़त्म भी कर दी जाए, तब भी ईरान के ऊपर से वो पाबंदियाँ नहीं हटाने वाले।
तो इस माहौल में या इस स्ट्रेटजी के साथ कि पाबंदियां भी बरकरार रहें, उनके अकाउंट भी फ्रीज रहें और उनके अफजुदाशुदा यूरेनियम को भी वो कह रहे हैं कि जी हम तल्फ कर देंगे, लेके एटमी हथियार भी नहीं बना सकते, तो फिर ये तो फिर मुकम्मल तौर पे दीवार से लगाने वाली बात हो जाएगी। तो इस कंडीशंस में ईरान क्यों कर मुआहिदा करेगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा जुनैद। देखिए, अमेरिकन सेनेट के अंदर जब कमेटी के सामने सवालों के जवाब देते हैं तो ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आपने हरमुज खुलने की सबसे बड़ी जो शर्त है वो ईरान पर पाबंदियां ख़त्म करने की बात है, ब्लॉकेड की बात है, और इससे अमेरिका जो है वो ऑन द पेपर्स दे आर एग्रीड। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, वो ये है कि ईरान ने जितनी इसमें अपनी ताकत दिखाई है, रेजिलियंस दिखाई है, जवाबी कार्रवाइयाँ की है, उस सारी जंग को फेस करके दुनिया को ये नजर आया है कि इसमें अमेरिका को शिकस्त हुई है। सो जो वो बात हम करते हैं ना कि डिक्टेटिंग टर्म्स, तो डिक्टेटिंग टर्म्स जो हैं वो अब ईरान की ही होंगी। आपने देखा होगा कि उसी सेनेट में उन्होंने, जो दूसरे सेनेटर हैं, उन्होंने कहा जी कि आप ईरान से जंग बंदी की भीख मांग रहे हैं। तो ये जो लफ्ज हैं ये उस हकीकत को बयान करते हैं कि ईरान जो है वो किसी भी हालत में कंप्रोमाइज नहीं करेगा और ईरान उसूली मौक़िफ़ पे खड़ा है। और मैं नहीं समझता कि मौजूदा सूरत के अंदर अमेरिका के पास कोई बहुत ज़्यादा लेवरेज है, बहुत ज़्यादा मार्जिन है कि वो बड़े कोई अपनी बात मनवा सके। यहाँ पर बुनियादी बात यह है कि दोनों को फेस सेविंग करनी होगी और आपने हरमुज का खोलना जो है वो इस बात के बिना नामुमकिन है कि ईरान पे पाबंदियाँ हटाई जाएं। और यूरेनियम जो है वो ईरान किसी भी सूरत अमेरिका के हवाले नहीं करेगा, बल्कि वो कुछ उसको एनरिचमेंट को डाइल्यूट करेगा या किसी और तीसरे मुकाम के ऊपर वो उसको लेके जाएगा। और एक चीज़ और है वो ये कि ईरान, मैं समझता हूँ कि अब बड़ी मजबूत पोजीशन में है। ईरान की तरफ से पैगाम बहुत वाज़ेह है। बिल्कुल सही, ईरान की जानिब से पैगाम बड़ा वाज़ेह है और हम देख भी रहे थे कि बाकिर कालिबाफ ये कहते हैं कि किसी भी रिटेलिएट की सूरत में, किसी भी हमले की सूरत में एक बार फिर से बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल दिया जाएगा या जवाब दिया जाएगा। और वो ये भी कहते हैं कि हमारी ईरानी कौम ने ये साबित कर दिया है कि वो किसी किस्म की धमकियों में आने वाले अब नहीं है। एक तो उन्होंने अपनी पावर शो तो कर दी और ईरान को इस वक्त पूरे खित्ते में सबसे स्ट्रॉन्ग समझा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान जो मर्जी कहें या डोनाल्ड ट्रंप जो मर्जी कहते रहें, लेकिन एक चीज़ तो वाज़ेह है कि ईरान इस वक्त सबकत पे है। लेकिन जिन शराइत की बात हम कर रहे हैं, अगर उन शराइत पर ईरान एग्री नहीं करता तो फिर भी क्या अमेरिका लचक दिखाएगा और फिर ये एग्रीमेंट हो सकता है या ये जंग बंदी हो सकती है? जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि दोनों को फेस सेविंग की तो ज़रूरत है, लेकिन ईरान डटा हुआ है। ईरान को उस तरह से फेस सेविंग की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी बर्तरी साबित करना चाहता है इस खत्ते में। और अगर ईरान की शराइत पर भी, ईरान जिस तरह से उनके ऊपर से सैंक्शंस हटाई जाती हैं, पाबंदियाँ हटाई जाती हैं, यूरेनियम की भी अफजूगी की उन्हें थोड़ी बहुत की इजाज़त दे दी जाती है और अपनाए हुर्मुज़ का इख्तियार भी उनके पास रहता है, तो फिर तो ईरान सबकत पर होगा। और फिर ये जो एक पावर का मंबा है वो क्या ईरान को समझा जाएगा? फिर उसके बाद क्या होने जा रहा है? देखिए इशाल, बात यह है कि इस वक्त दुनिया का इंटरेस्ट ये नहीं है कि किसको सबकत हासिल होती है। दुनिया का इंटरेस्ट ये है कि जो हज़ारों जहाज फंसे हुए हैं आपने हरमुज के ऊपर, कोई ना कोई फार्मूला आकर आपने हरमुज की नॉर्मेलिटी हो जाए, आपने हरमुज नॉर्मल बहाल हो जाए। दूसरी बात यह है कि खित्ते के ममालिक ने, अरब ममालिक ने और बाकी ममालिक ने ये महसूस कर लिया है कि अमेरिका की वहाँ मौजूदगी जो है, अमेरिका के अड्डे, वो उनके लिए वबाले जान है। आपने देखा सऊदी अरब, कतर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर अमेरिका के साथ खड़े होने से पीछे हट गए हैं। और कुवैत और यूएई के अलावा कोई और तीसरा चौथा मुल्क ऐसा नहीं जो अमेरिका का खुलकर साथ दे। और आपको नजर आ रहा है कि जंग खत्म होने के बाद अमेरिका को खित्ते से निकालने की बात की जा रही है, खित्ते में नए इत्तेहाद बन रहे हैं। सो एक बड़ी क्लियर सी सिचुएशन है, वो ये है कि ईरान, मैं नहीं समझता कि खित्ते का सबसे ताकतवर मुल्क बनेगा, लेकिन खित्ते के अंदर नए इत्तेहाद बनेंगे। पाकिस्तान ने का उसमें कलीदी किरदार है। पाकिस्तान का, मैं ये समझता हूँ इवन ये अमन मुज़ाकरात अगर फाइनल होंगे तो ये इस्लामाबाद में ही होंगे। इस्लामाबाद का किरदार जो है वो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार जो है। और एक चीज़ और है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि ईरान और सऊदी अरब जो हैं वो एक ऐसे नॉर्मल और दोस्ताना टर्म्स पे आ जाएं कि वो जो मुस्लिम दुनिया के अंदर इन दोनों की एक जो खास लड़ाई या मुखालफत को दिखाकर मगरिब ने बहुत फ़ायदा उठाया, उससे मुस्लिम दुनिया की जान छुड़वाई जाए। सो नए इत्तेहाद, नए अलायंस बनने के बाद जो इस जंग के बाद जो एक दुनिया नई शेप ले रही है, उसके इस जंग के खत्म होने के बाद सूरत हाल मुख्तलिफ होगी और अब सारे जिस तरह से तकिया करते थे
डोनाल्ड ट्रंप पर या अमेरिका पर, अब वो भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे अरब ममालिक अभी भी उनकी अम्ब्रेला के अंदर समझते हैं कि वो सेफ़ हैं, लेकिन अब शायद हकीकत बदलने जा रही है, बहुत कुछ बदलने जा रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हामिद खान अल-मशरकी साहब, माहिर आलमी अमूर हमारे साथ मौजूद थे। हम उम्मीद हैं कि अगर दोनों जानिब से अब इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं कि बहुत जल्दी मामला सेटल डाउन हो जाएंगे और MOU साइन हो जाएंगे, तो हम भी पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हो सके ताकि दुनिया में अमन कायम हो। और उम्मीद की आपने बात की है तो इस वजह से भी उम्मीद पैदा हुई है कि गालम गलोच शुरू हो चुकी है। वो नेतन्याहू जिसके कहने पर यह जंग शुरू की गई, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उसको सनकी कहा जा रहा है, उसको नाशुक्रा कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि दुनिया तुमसे नफरत कर रही है, तुम अपनी हरकतों से बाहर आ जाओ। तो ये आगाज़ है मेरे ख्याल में इस चीज़ का कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं और अब अमेरिका को भी इसकी भारी कीमत चुकाने के बाद ये एहसास हो रहा है कि उसने गलती कर दी। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और बात कर लेते हैं पाकिस्तानी टैलेंट की, जिसका हम आपके साथ उसकी मुलाकात भी करवाते हैं, उसको उजागर भी करते हैं और ये रिकग्निशन बहुत ज़रूरी होती है। आलमी सतह पे जब उसको तस्लीम कर लिया जाए तो फिर हमारा तो ये फ़र्ज़ बनता है बीइंग पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी फिल्मसाज हैं समन कामरान, जिनको फोर्ब्स मैगजीन अंडर 30 एशिया 2026 फहरिस्त में एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स कैटेगरी में शामिल कर लिया गया। जी हाँ, फोर्ब्स मैगजीन की जानिब से ये फहरिस्त हर साल ऐसे नौजवान अफराद को हिराज तहसीन पेश करती है जिनकी उम्र 30 बरस से कम हो और उन्होंने अपने शोबे में नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हों। तो समन कामरान भी उन्हीं में से एक हैं जो फिल्मसाजी, समाजी और माहौलियाती मौज़ूआत के गिर्द घूमती हैं। उनकी मुख्तसर फिल्म द बैड शी मेड को उन्होंने बिसान इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म में भी मुंतखब किया और फिर उसके बाद उन्हें ये एक्नॉलेजमेंट मिली है, जहां उन्होंने पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली, भांजपन जैसे मसाइल जिनको कोई भी शायद उजागर नहीं करता, उन्होंने ऐसे मौज़ूआत को लिया जो थोड़े मुश्किल भी थे और उसके बाद ये अचीवमेंट उन्होंने हासिल की है। तो समन कामरान फिल्मसाज हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम टू शो कहेंगे समन आपको। और सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो इस रिकॉग्निशन पर। बिल्कुल। और फोर्ब्स मैगजीन की क्या क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरह से इसमें शामिल किया जाता है, और जिस तरह से आपने मौज़ूआत भी कुछ ऐसे उठाए जो कि हकीकत पर मबनी है लेकिन इन पर कोई बात नहीं उस तरह से तक, तो आपने उन मौज़ूआत को चुना, क्या कहेंगे इस बारे में? Assalamualaikum. Thank you so much for having me, and thank you for the congratulations. Forbes 30 under 30 का criteria basically ये होता है कि उनकी application होती है and it has like different categories. मेरा जो selection हुई थी वो entertainment and sports वाली category में हुई थी and in this category you have to apply with your portfolio and आपका previous जितना भी काम है आप वो submit करते हो, आप अपने बारे में बताते हो और आप references देते हो for credibility. तो इस तरह से वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर शॉर्टलिस्ट के बाद फाइनल एक लिस्ट रिज़ल्ट अनाउंस होता है। तो दैट्स हाउ इट्स डन। एंड जो आपने पूछा अबाउट द क्लाइमेट चेंज वाला जो मेरा प्रोजेक्ट था उसके बारे में, तो आई थिंक दीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड ऑन और मुझे ये एक चांस मिला था टू क्रिएट अ शॉर्ट फिल्म अबाउट दिस, तो आई वेंट विद इट। बिल्कुल ठीक। अच्छा समन, ये भी बताएगा ये जो आपकी मुख्तसर फिल्म है शॉर्ट मूवी द बैड शी मेड, ये मौजू इसका क्या था? जिन लोगों को अभी इसके बारे में मालूम नहीं है उनको क्या बताना चाहेंगे आप? बेसिकली इसका सब्जेक्ट क्लाइमेट चेंज पे था कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो है आपकी रिप्रोडक्शन सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रही है, ह्यूमन बायोलॉजी को जो है अफेक्ट कर रही है। सो जिस तरह फ्लड्स होते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से डिज़ास्टर्स भी आते हैं, एग्रीकल्चर काफ़ी डिस्ट्रॉय होता है, तो वो हर तरह से किसी ना किसी तरह आपको इम्पैक्ट करती है। तो ये सब्जेक्ट था बेसिकली। और आपको तवक्को थी कि इसके जो आउटकम होगा या इसके जो रिस्पांस होगा वो इतना शानदार होगा, इसको इतना पसंद किया जाएगा, सराहा जाएगा? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं था क्योंकि ये बेसिकली एक विजुअल आर्टिस्ट एग्जीबिशन थी लाहौर बिनाले के नाम से, जो लाहौर में हर साल होती है। एंड ये इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो थे वो काम कर रहे थे इस पर एंड वन ऑफ द आर्टिस्ट बेसिकली हायर्ड मी एज अ डायरेक्टर। तो वहाँ पे ये चली थी, वहाँ भी अच्छा रिस्पांस था। फिर देन बुसान में मेरी ये सिलेक्शन हुई थी फॉर अ फिल्म फेस्टिवल, तो उसके बाद से इसको एकदम से लाइक काफ़ी अटेंशन मिली है। ज़बरदस्त। अच्छा, आपके टारगेट क्या हैं समन, और इसके बाद क्या प्लान किया हुआ है आपने, किस मौजू पर आप फिल्म बनाने जा रही हैं? और वैसे तो बहुत बड़ी कामयाबी है ये, पाकिस्तान में अब तक कितने अंडर 13 बच्चे या बच्चियां हैं जिन्होंने ये कामयाबी हासिल की है? अंडर 30 काफ़ी लोग हैं मेरे ख्याल से। अभी पिछले 3-4 साल में तो स्पेशली काफ़ी लोग ऊपर आए हैं।
अंडर 30 में कोई 7-8 लोग तो हर साल निकल रहे थे। आई थिंक लास्ट ईयर एंटरटेनमेंट सेक्टर में कोई नहीं था, पर लेकिन उससे पहले स्पोर्ट्स काफ़ी में लोग था। आए थे। अरशद नदीम का नाम जो है स्पोर्ट्स फोर्ब्स में थे मैगजीन जी, ने शामिल किया गया स्पोर्ट्स में था थे। जी। एंटरटेनमेंट और इस में बार मेरा आपके साथ खासी हानिया आमिर भी हैं। हाँ जी, हानिया आमिर है मेरे साथ। ज़बरदस्त। तो प्लान्स क्या हैं? आप कौन सा मौजू चुनना चाहेंगी आप अपनी फिल्म को फिर से आगे बढ़ाने के लिए, इस करियर को आगे बढ़ाने के लिए? अभी करंटली मैं साउथ कोरिया में हूँ और यहाँ पे मैं अपनी जो है एक फ़ीचर फिल्म लेकर आई हूँ, वो डेवलप कर रही हूँ। तो वो भी थोड़ा सा सोशल इशू पे है। इट्स अ सीरियस टॉपिक। इट्स अबाउट अ गर्ल हु मूव्स टू दिस डिफरेंट कंट्री और वहाँ पे उसको एजुकेशन नहीं मिल रही। तो ज़्यादा मैं उसके बारे में बता नहीं सकती, बट इट्स ऑल्सो अ सोशल इशू। तो ज़बरदस्त। अबाउट एजुकेशन बेसिकली। अच्छा, अभी Women's अपनी education। हॉबीज़ के बारे में, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बताइएगा। आपका जो सोशल सर्कल है, उनकी सपोर्ट कैसी है, आपकी फैमिली की सपोर्ट कैसी है इस जर्नी के अंदर? काफ़ी अच्छी सपोर्ट रही है मेरी तो। स्पेशली पेरेंट्स भी काफ़ी खुश रहे हैं, सपोर्टिंग रहे हैं। एंड देन माय फ्रेंड्स बेसिकली लास्ट ईयर जो एक लिस्ट आई थी फोर्ब्स में, उसमें इट वाज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। तो शी आल्सो नॉमिनेटेड मी फॉर दिस फोर्ब्स। तो दोस्तों की तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है हमेशा से। तो आई एम रियली ग्लैड। ज़बरदस्त। अच्छा, तो आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की है? पाकिस्तान से हासिल की है? क्योंकि अभी तो आप नॉर्थ कोरिया में बता रही हैं, पाकिस्तान वापस आने का प्लान है। यहाँ पर आप अपनी फिल्म की शूटिंग करेंगी या वहाँ पर करेंगी? मैं बेसिकली पाकिस्तान में करूँगी। ये पाकिस्तानी स्टोरी है और यहाँ पे तो मैं विद डिफरेंट मेंटोर्स जो हैं उनके साथ डेवलप कर रही हूँ। वापस Okay. आके मैंने इसको जो है पाकिस्तान में ही शूट करना है। ज़बरदस्त। बिल्कुल सही। और लास्टली बिल्कुल गुड लक तो हम करते हैं समन को, लेकिन लास्ट में आपके ख्याल में पाकिस्तान में बहुत से मसाइल भी हैं, लेकिन बहुत से अच्छी चीज़ें भी हैं। वो कौन से मौज़ूआत हैं, वो कौन से पहलू हैं, वो कौन से सेक्टर्स हैं जिसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है पाकिस्तान का असल खूबसूरत चेहरा पूरी दुनिया को दिखाने के लिए? समन, बिल्कुल, पाकिस्तान तो आपको पता है कि इतना खूबसूरत कंट्री है। हमारे यहाँ पे हर तरह की लोकेशंस, हर तरह की चीज़ें। एंड आई थिंक कि लोगों को दूसरे मुल्क से भी आके शूट करना चाहिए हमारे मुल्क जी में। बिल्कुल। तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड इट हैज़ अ गुड इमेज, बट ऑब्वियसली रियलिटीज़ भी दिखानी चाहिए बिकॉज स्टोरीज कम फ्रॉम रियलिटी। अगर हम उस तरह जाएं तो फिर पाकिस्तान तो काफ़ी खूबसूरत कंट्री है। आई थिंक वी शुड प्रमोट दैट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और हमारी तरफ से ढेरों दुआएं, बेस्ट विशेस आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए। अल्लाह ताला उसको पाए तकमील तक पहुंचाए और पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समन कामरान मौजूद थी। यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इशूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ Stay with us। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। और अभी एक और आपको टेंशन वाली खबर देते हैं कि आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं, जिसमें अब सरकारी आमदनी बढ़ाने के लिए जहां मुतअद्दिद रिवायती अशिया पर टैक्स लगाने की तजवीज़ है, वहां पर ही पहली बार क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर भी टैक्स आयद करने और उसे दस्तावेजी बनाने पर भी संजीदगी से गौर किया जा रहा है। दस्तावेजी बनाया जाए ये अच्छी बात है, लेकिन उस पर टैक्स आयद किया जाना ये थोड़ा परेशानी की बात है। और ज़रा ये भी बताते हैं कि हुकूमत एक ऐसा टैक्सेशन फ्रेमवर्क कर रही है, यहाँ कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम हो रहा है और उसमें डिजिटल करेंसी के शोबे को रेगुलेट किया जा सकेगा। तो जुनेद, जहाँ जहाँ आपने क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्ट की है, अब तैयार हो जाइए। अब तैयार हो जाएं। अभी वो लीगल पूरी तरह से हुई है या नहीं हुई, लेकिन उसके टैक्स को किस तरह से यकीनी बनाना है और उन लोगों को जो इसमें कारोबार कर रहे हैं, कुछ पैसा बना रहे हैं, उन्हें किस तरह से रगड़ा लगाना है, इसके लिए हुकूमत पूरी तरह से तैयार है। मोहम्मद हारून साहब क्रिप्टो एडवाइज़र हमारे साथ मौजूद है। हारून साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान। आपके ख्याल में खुशाइंद है, क्योंकि अभी तक तो बहुत से लोग इससे नावाकिफ़ हैं और जो काम कर भी रहे हैं उनको भी बहुत सी चीज़ों में अभी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके ऊपर टैक्स नाफिज कर देना ये कितना प्रैक्टिकल होगा? तो जुनैद, ये जो आपने बात अभी कही ना टैक्सेशन के हवाले से, क्योंकि देखें ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है हम जैसे इंडिया की हम कॉपी करने जा रहे हैं। इंडिया में जब से 30% टैक्स नाफिज हुआ था, आज से भी 2 साल पहले, उसके बाद से अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था उसमें काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी आई थी और लोगों ने जो है ना मुख्तलिफ कंट्रीज़ का रुख किया। जो बड़े बड़े जो इस वक्त जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कंपनीज काम कर रही हैं, उन्होंने अपने ऑफिस जो है फिर वो ऑफशोर कंट्रीज़ में चले गए। अच्छा, बड़े मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी 0% टैक्सेशन है। जैसे हम यूएई की बात करें, साइप्रस की बात करें, एल सल्वाडोर की बात करें, और भी ऐसी चंद कंट्रीज है जहाँ पर 0% टैक्सेशन है। 30% मेरे ख्याल में अगर ये लगाने जाते हैं पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा है। अभी तो इसकी फिदा हुई है पाकिस्तानियों में, अगर ये चीज़
उनको अगर ये चीज़ नज़र आए कि जी हमने अगर एक $100 लगाए, 100 के ऊपर अगर हमने $200 बनाए, तो जो $100 का जो हमारा प्रॉफिट होगा उसके ऊपर हमें $30 तो गवर्नमेंट को चले जाएंगे। तो ये देखना चाहिए कि कम से कम कितना लगाना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं उसके ऊपर। ये इस तरह से उन सार्फिन पर बोझ भी आ जाएगा, और जो हमारे जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं जो दिन में $50 या हफ्ते में $100 कमाते हैं, आपको पता है महंगाई का ये दौर है, तो वो जाहिर सी बात है जब आप उसको 30% चार्ज करेंगे तो सर्विसेज भी तो वैसे ही आपको वो प्रोवाइड करें, लेकिन अगर वो सर्विसेज ना प्रोवाइड करें उसी तरह वो भी लाइन में खड़े रहें जैसे नॉर्मली एक 5% या 10% टैक्स देने वाला भी खड़ा होता है, तो फिर इस तरह अच्छा से बहुत अरुण सारी साहब, चीजें एक तो कहा जा रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी की कुल रकम होगी उस पर टैक्स आयद होगा, साथ ही साथ जो मुनाफा होगा इसका सार्फिन का, डिजिटल असासों का, उस पर भी टैक्स लगेगा, और फिर जो बैरून मुल्क लोगों के असासे पड़े हुए हैं उनको भी कटहरे में लाया जाएगा, उनको भी वापस लाया जाएगा, उन पर भी टैक्स लगेगा। एक तो ये कितना पेचीदा निज़ाम होगा और किस तरह से इसको इंश्योर किया जाएगा, किस तरह से ये यकीनी हो पाएगा, क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल है और अभी बहुत सारी जगहों पर तो शायद क्रिप्टो करेंसी छुप छुपा के या उस तरह से रजिस्टर करके नहीं की जा पा रही होगी। तो क्या इन सबको टैक्स नेट में लाना मुमकिन भी हो पाएगा, और जो बाहर के असासे हैं जहाँ जहाँ पर लोगों ने रखे हुए हैं उनको किस तरह से इसके तहत वापस लाया जा सकेगा? तो पहली बात तो ये है कि ईशान, ये जो आपने नाम अभी लिया है कि इस तरह, इसमें पहले ये देखना पड़ेगा कौन सी रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस हैं जो पाकिस्तान में काम करें। जैसे हाल ही में आपको पता है 2 को एनओसी जारी हुई, जैसे फाइनेंस एक्ट है। अगर इस पर अगर सार्फिन अगर काम करते हैं, उस पर अगर वो कोई प्रॉफिट गेन करते हैं, जब तक वो प्रॉफिट उस वाले चैनल से बाहर लेके नहीं आएगा अपने फियाट करेंसी में, उसके ऊपर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा। यानी कि आज मैंने कहा 100 से 200 बनाए, 200 के ऊपर फिर मैं दोबारा जाके 400 बनाऊँ, अगर मैंने एट दी एंड ऑफ द ईयर अगर मैंने लॉस किया तो फिर मुझे कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैंने उस पर $1 भी अगर उस पर अगर मैंने कोई प्रॉफिट गेन किया और मैंने उसको अगर फियाट करेंसी में एक्सचेंज किया, तब जाके वो प्रॉफिट उसके ऊपर अप्लाई होता है। इंडिया ने एक और काम किया जो बिल्कुल ही, मैं कहता हूँ, तो उसने 30% टैक्स भी लगाया, उसके अलावा 1% TDS भी लगाया। उसे कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि मैं जो भी चीज़ बाय और सेल करूंगा मुझे 1% पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ है इंडिया की इकोनॉमी में। अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, खासकर जो बड़ी जो ट्रेडिंग फर्म से जो काम करती हैं लोगों के लिए, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा झटका लगा। इसकी वजह से उन्होंने कुछ और मुल्कों में रुख कर लिया है। देखना ये पड़ेगा कि कहाँ पे सार्फिन को आसानियाँ पैदा हो रही हैं, क्योंकि जितनी भी ये रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस है यहाँ पर आपको पता है इसका अब जो पोर्टफोलियो है जो भी मेंटेन कर रहे हैं हमारा, या जो भी इस पर 2 करोड़ सार्फिन काम कर रहे हैं इस वक्त, वो सारा डेटा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा इनको कि कब जो है ना आपने विड्रॉ किया, कब आपने कितना प्रॉफिट गेन किया। उस प्रॉफिट गेन करने पर उसको फियाट करेंसी PKR में एक्सचेंज लाने पर तब जाके आपको ये पे करना पड़ेगा आपको 30% का। और जहाँ तक आपने बात की बैरून मुल्क, ये तो डिपेंड करता है कि जो बैरून मुल्क में जो एक्सचेंजेस काम कर रहे हैं क्या वो इस बात की पाबंद है कि वो गवर्नमेंट को या हमारे इदारों को वो डेटा प्रोवाइड करें। अच्छा, अभी तो सिर्फ क्रिप्टो की बात हो रही है, जो दीगर ट्रेड्स हैं जिसमें गोल्ड है, ऑयल है, दीगर जितनी भी ट्रेड्स हो रही हैं, क्या उन्हें भी टैक्स नेट में लाने के हवाले से कोई पॉलिसी ज़ेर गौर है, और इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह आप भी मिसाल दे रहे हैं भारत की, कि उससे इन्वेस्टर्स घबराते हैं और वो फिर कोई और ज़राए, कोई और चैनल्स या एक्सचेंज की तरफ रुख इख्तियार करते हैं जब इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ हों, इतने ज़्यादा टैक्सेस हों। एक तो ये कि ये कितना नुकसानदेह हो सकता है मुल्क की मईशत के लिए भी, और फिर क्या बाकियों की बारी भी आने वाली है क्रिप्टो के बाद? अच्छा देखिए, गवर्नमेंट को तो उसमें फ़ायदा होगा, जाहिर सी बात है। जब वो चार्ज करे 10% करे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है बनस्बत 30% के। 50% इज़ टू मच, वो बहुत ज़्यादा चार्ज पे चला जाता है, क्योंकि सार्फिन ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सी ट्रेड करते हैं, वो फ्यूचर ट्रेड करते हैं, वो स्पॉट ट्रेड करते हैं। और जहाँ तक आपने बात की फॉरेक्स और गोल्ड वगैरह की, उस पर भी जाहिर सी बात है ये चीज़ें लागू हो जाएंगी। अब तो आपको पता है हर चीज़ को टोकनाइज किया जा रहा है। अभी आप कोई भी एक्सचेंज उठा के देख लें क्रिप्टो की, ज़्यादातर जो आपको ये इस तरह के जो शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, उनको भी टोकनाइज किया गया है। यानी कि मैं किसी भी फॉर्म का, माइक्रोसॉफ्ट का भी मैं क्रिप्टो करेंसी के जरिए मैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। USDT के बदले में मैं वो टोकन खरीद सकता हूँ जो किसी ज़माने में शेयर्स की फॉर्म में हुआ करते हैं। तो पाकिस्तान में ये जो हमारे लोकल कंपनीज जो काम कर रही हैं, जिस तरह वो टैक्स पे करती हैं, अगर या तो उनके साथ उनको मैच किया जाए तब जाके ये बात को समझ में आती है। वरना अगर आप दोनों में इतना सिग्निफिकेंट आप डिफरेंस लेकर आ जाएंगे, तो जितना आपको पता है कि $200-250 बिलियन साल में रोटेट करता है, जितना कैश फ्लो रोटेट करेगा उतना इकोनॉमी में आपको कहीं ना कहीं तो उसका इम्पैक्ट नजर आएगा ना, चाहे वो उसकी परचेसिंग पावर बढ़े, चाहे वो उसको कहीं भी जाके खर्च करे। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें देखना ही पड़ेगा कि आप कितना टैक्स लगा के आप कितना रेवेन्यू उसमें से गेन कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस पर हुकूमत जो पॉलिसी इस वक्त बना रही है उसके ऊपर, जैसे आप भी कह रहे हैं कि भारत के अंदर 1% जो है वो टैक्स लगाया गया, चाहे आप कोई भी करेंसी खरीदते हैं या आप सेल करते हैं कुछ भी, तो आपको दोनों तरह से 1% टैक्स देना पड़ेगा। आपके पास क्या तजवीज़ है? जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि टैक्स लगना कितना चाहिए, तो कितना मैक्सिमम मिनिमम टैक्स होना चाहिए जिससे इस शोबे को डिस्करेज भी ना किया जाए, इंकरेजमेंट मिले और इसमें लोग इन्वेस्ट करें? मेरे ख्याल से तो देखें, अगर ज़्यादा से ज़्यादा तो शुरू में इनको 5% लगाना चाहिए, 4-5% इज इनफ। मैंने तो कहा ना, उनको तो बाकी कंट्रीज से भी सबक सीखना चाहिए। उनकी भी कोई हालत इतनी ज़्यादा नहीं है। एल सल्वाडोर की मिसाल ले लें, साइप्रस की मिसाल ले लें, उसकी भी इकॉनमी हालत कुछ, लेकिन मैंने वहाँ देखा, वहाँ पे कैश फ्लो बहुत बढ़ गया। जब कैश फ्लो किसी इकॉनमी में बढ़ता है, ठीक है, उसकी सारी आपके पास इन एंड आउट्स हैं, आप ये देख रहे हैं कौन कितना डिपॉजिट कर रहा है, कौन कितना विड्रॉ कर रहा है, बट वही पैसा तो आपके पास तो रोटेट हो रहा है। आज अगर कोई डॉलर में कमा रहा होगा तो वो उसी डॉलर को वो जब पीटीआर में एक्सचेंज करके वो अपनी कोई घर की चीज़ें लेगा, ग्रॉसरी लेगा, उससे वो दूसरी मैशत पे फर्क पड़ेगा। ना कि ये थोड़ी है कि अगर आप जितना टैक्स लगाएंगे वो और रुकेगा, तो ये कैश फ्लो रुकेगा, तो हो सकता है ये 200-250 बिलियन डॉलर पूरे साल का जो है ये कम होते होते कहीं 100 पे ना आ जाए, तो पता चला जो आप कमाना चाह रहे थे वो भी आप उससे महरूम रह गए। ये मैं गवर्नमेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से 4-5% इज इनफ। उसको आहिस्ता आहिस्ता आप अगले 10 सालों में प्लान करें कि हाँ ठीक है, हम इसको अगले 10 सालों में 10-15% लेके जाना चाहिए। इस तरह ये घबराहट का शिकार हो जाते हैं। देखें, ये बड़ा एक पेचीदा मामला है, इसको समझना चाहिए। अभी एक चीज़ में हम इतनी मुश्किल से तीसरे नंबर पर आए दुनिया में, आप अचानक से ये चीज़ें ख़त्म कर देंगे, उसको बहुत ज़्यादा उसको दबाएंगे, उस चीज़ को प्रेशर देंगे उसके ऊपर, तो पता चला वो तीसरे नंबर से उठ के कहीं वो तीसरे नंबर पे ना चला जाए। और दूसरा ये कि अब जाना, आपको पता है, बाहर मुश्किल नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज जब वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई भी यहाँ से अपना उसने बोरिया बिस्तर रिपेट के यहाँ से चला जाना। उसने कहना है कि भाई मैं अगर ऐसी कंट्री से क्यों जाऊँ जहाँ मुझे बहुत सारे रोजगार की है, ये सारी चीज़ें मुझे अगर वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और बगैर किसी टैक्स के कर रही है। जैसे मैं दुबई की मिसाल दूँ, यूएई की मिसाल दूँ, वहाँ पे तो इंडिविजुअल के ऊपर तो अप्लाई नहीं होता टैक्स। हाँ, ट्रेडिंग फर्म के ऊपर कुछ अप्लाई होता है टैक्स, लेकिन इंडिविजुअल यहाँ तो पाकिस्तानी के अगर इंडिविजुअल्स के ऊपर अगर उन्होंने टैक्स अप्लाई करते तो ये बहुत ही एक खतरनाक किस्म का मैं समझता हूँ कि ये मरहला होने जा रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, एक चीज़ तो ये कि ये फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, हुकूमत का होमवर्क मुकम्मल है, आपकी मालूमात क्या है? और फिर वही चीज़ कि जो रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस हैं, ये ब्रोकर्स हैं, उनको तो इस टैक्स नेट में लाया जा सकेगा, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड हैं वो एक रिस्क भी है इन्वेस्टर्स के लिए भी और मुल्क के लिए भी। तो उनको किस तरह से टैक्स नेट में लाया जाएगा, उनको किस तरह से जवाबदेह बनाया जाएगा? देखिए, जहाँ तक ये बात आपने की ना, इसमें तो सबसे बड़ा एलिमेंट ये देखना है कि कौन सी फर्म्स हैं वो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। जैसे मैंने आपके साथ 2 कंपनी रजिस्टर्ड है जी, लेकिन अगर बाकी कंपनी का रजिस्टर्ड नहीं है, उनके बहुत सारे नाम अगर मैं लेना, वहाँ पर भी लोग काम कर रहे होते हैं। अगर वहाँ से किसी ने विड्रॉ किया, गवर्नमेंट को पता नहीं चला, तो वो तो बगैर किसी टैक्स के वहाँ से गुजर जाएगा। तो मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस चीज़ें आ जाएंगी। अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें अनक्लियर हैं। बहुत सारे इदारों में तो चीज़ों को पता ही नहीं होता कि किस तरह से ट्रांजेक्शन होती है, ऑन चेन क्या होती है, ऑफ चेन क्या होती है, या आपकी जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है वो कैसे काम करती है। दुनिया में तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी काम हो रहा होता है, जहाँ पर तो कोई गवर्नमेंट या कोई इदारा भी उसको नहीं रोक सकता, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि जहाँ पर वॉलेट के कस्टोडियल आप खुद हैं, आपके पास अपना खुद बैलेंस है, आप जब चाहें इसको विड्रॉ कर लें। आप अगर किसी को ना भी बताएं तो पता नहीं चल पाता, क्योंकि वहाँ पे कुछ केवाईसी का एलिमेंट ही मौजूद नहीं है। तो दुनिया तो मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरफ वैसे ही चलना शुरू हो गया पिछले कोई 4-5 साल पहले। तो पाकिस्तानी है या कोई भी है, वो तो हर देखें, वो तो हर चीज़ ढूंढते हैं कि हमें इसके बदले गवर्नमेंट क्या ऑफर कर रही है, हमें इसके बदले क्या पेशरफ हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, कि अगर हम 30% भी टैक्स पे करें। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि 10% भी अप्लाई करें। इनको चाहिए कि शुरू में 5%, 6% या 4% से स्टार्ट करें, उसके बाद बतदरीज 5 साल 10 सालों में इसको देखे जाएँ। अदरवाइज ये जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं, इसमें भी काफ़ी कमी आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये भी बताएगा कि हुकूमत वैसे तो ये कहती है कि इससे जो माली कौमी ख़जाना है उसको माली तौर पे बड़ा ही फ़ायदा होगा, लेकिन हुकूमत इससे कितना फ़ायदा हासिल कर सकती है? और क्या सिर्फ टैक्स नेट में इसको लाना और इसको रेगुलाइज करना ये काफ़ी होगा, या इसके लिए पॉलिसीज़ भी लानी होंगी ताकि इन्वेस्टर को पहले तो इस चीज़ के लिए कायल किया जा सके कि वो इसमें इन्वेस्ट करे? अभी लोग बहुत ज़्यादा डरते भी हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि बहुत सारे रजिस्टर्ड हैं, बहुत सारे रजिस्टर्ड नहीं है, और लोगों को भी इस बारे में नॉलेज भी इतना नहीं है कि क्रिप्टो में या दीगर जो इस तरह की करेंसीज हैं उनमें किस तरह से इन्वेस्ट करना है। तो पहले तो मेरे ख्याल में इस हवाले से एजुकेशन फैलानी चाहिए थी और फिर लोगों को इस तरफ पहले लाना चाहिए था, उसके बाद ये टैक्स नेट में लाने की बात की जानी चाहिए थी। लेकिन अभी आप समझते हैं कितने इन्वेस्टर इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है और कितना टैक्स सालाना इससे गवर्नमेंट अभी तक जितने इन्वेस्टर्स मौजूद हैं या जितने लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है उससे हासिल कर सकते हैं? क्योंकि जो एक चूरन बेचा जाता है वो तो यही बेचा जाता है कि माली खजाने को बड़ा ही
कौमी खजाने को माली तौर पर बड़ा ही फ़ायदा हासिल होगा? ये सवाल आपको बहुत अच्छा है सर। इसमें लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि ये प्रॉफिट गेन कितना कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि नुकसान कर रहा है। मैंने एक जगह एक मिसाल दी थी, बड़े फोरम पे काफ़ी जो थे हमारे इकोनॉमिस्ट भी बैठे हुए थे, मैंने उनसे सवाल किया, ऐसा है ट्रेड करना ऐसा जैसे मैंने यहाँ पे कोई 1 साल का मंसूबा बनाया कि मैं $1 लाख की सरमायाकारी करूँ और मेरे पास इस तरह के ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी के ऐसे प्रोजेक्ट हों जो मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दें। आइडियली अगर मैं उसको आइडियली लेके चलूँ कि मैंने $1 लाख के ऊपर मैंने $10 लाख बना लिए, यानी कि अब मेरा जो पोर्टफोलियो है वो $1.1 मिलियन हो गया, यानी कि $11 लाख। वो जो $1 मिलियन है उसके ऊपर मैं गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करूँगा वो डिपेंड करता है, जैसे आपने कहा 10% जो भी अप्लाई करती है। लेट सपोज अगर मैं 10% अप्लाई करता हूँ तो ये तो वैसे ही हो गया जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री मैंने खोल दी है कि मैं जैसे पीछे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वैसे वैसे डॉलर मेरे पास आ रहे हैं। अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से लेके चले, इनको ज़्यादा डराएं धमकाएं ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छी एक इंडस्ट्री बन सकती है, क्योंकि जितना पैसा ट्रेडिंग में बन रहा होता है इतना ज़्यादा पैसा कहीं आपको रिटर्न नहीं मिल पा रहा होता। इसमें बहुत सारे पहलू भी देखने पड़ते हैं कि आया वो किस में ट्रेड कर रहे हैं, वो किस करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, वो किस कैटेगरी में ट्रेड कर रहे हैं। जैसे AI है, AI एजेंट का दौर है आजकल, क्योंकि NFT मेटावर्स जैसा पुरानी हो चुकी है, डिपेंड करता है। तो मैंने जब उनसे सवाल किया तो वो कहने लगे कि शायद ये मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आते हैं, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग है ही नहीं। ये तो मैंने इंटरनेट पे लिया, डॉलर मैंने इंटरनेट पे बेचा, जब मैंने उसको कन्वर्ट किया अपने PTR में, वही $10 लाख जो बनते हैं, $1 मिलियन का मतलब है इस वक्त 28 करोड़ बनते हैं। उस 28 करोड़ में से अगर हम उससे 10% चार्ज कर रहे हैं तो 2 करोड़ 80 लाख गवर्नमेंट को जाना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट को उससे फायदा हो रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि वकार ज़का ने बहुत पहले ये बयान दिया कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं कुछ चंद सालों में क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पूरे मुल्क का कर्जा उतार सकता हूं, तो क्या वाकई ये पॉसिबल है कि मुल्क का कर्जा क्रिप्टो करेंसी से उतारा जा सकता है? तो फिर हुकूमत खुद इन्वेस्टर क्यों नहीं बन जाती, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करे और पाकिस्तान पूरे का कर्जा उतार दे? उनका जो नजरिया था ना वो उस वक्त था जब बिटकॉइन की जो एक कीमत थी वो $1100 थी, 2017 की बात है, और उसने तकरीबन कोई 19,000 $20,000 टच किया। अगर गवर्नमेंट उस वक्त ये चीज़ बोरो कर लेती, लेकिन एक हमारी एक फितरी पहलू भी है, एक नजरियाती भी एक मसला है कि जब आप किसी चीज़ की वैल्यू नहीं देखते तो आप उसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं रखते। बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसकी सेहत से, वो तो वैसे ही काम कर रहा है जैसे 2009 से काम कर रहा है। 10 मिनट का ब्लॉक है, रिवॉर्ड मिलता है उसके अंदर, जैसे उसकी सर्कुलेशन बढ़ती चली जा रही है, स्कैर्सिटी पैदा हो रही है। तो वो उनका कहना उस वक्त सही था, लेकिन आजकल के हालात से तो पाकिस्तान तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना कि वो एक बिटकॉइन जाके इस वक्त अगर वो $64-65 हज़ार डॉलर पे खड़ा हुआ है तो पाकिस्तान कहाँ जाके सरमायाकारी करे। पाकिस्तान जो अब कर्जों से निकल सकता है वो ये कर सकता है जैसे बाकी कंट्रीज कर रही है, वो दूसरी क्रिप्टो करेंसी पे ज़्यादा फोकस कर रही है, जैसे इथेरियम है, सोलाना है। उनको पता है कि आज से 10 साल बाद इथेरियम की वैल्यू में 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना इजाफा हो जाएगा। बिटकॉइन में अब करना बेकार है, क्योंकि अब उसके ऊपर आपको इतना बिल्कुल सही। अब हुकूमत अगर क्रिप्टो में करे तो शायद पाकिस्तान का कर्ज बढ़ सकता है। अब भी मौके मौजूद हैं और वकार ज़का ने बहुत पहले कहा था कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो ये कर दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद हारून क्रिप्टो एडवाइज़र मौजूद थे, और क्रिप्टो करेंसी जहाँ जहाँ पर जजेस ने इन्वेस्ट की भी अब इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब टैक्स देना पड़ेगा, आना पड़ेगा। यहाँ पर शामिल करते हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद प्रोग्राम में। और एक बड़ा मसला ताजरों का, और ये मुतालबा भी था कि थोड़ा और वक्त दिया जाए, क्योंकि अब गर्मी में दिन में तो कोई निकलता नहीं शॉपिंग के लिए, शाम में जब निकलते हैं तो साथ ही मार्केट्स बंद करने का वक्त हो जाता है, तो कारोबार करने का मौका नहीं मिल रहा। फाइनली पंजाब में और शहर इक़्तिदार में ज़िले इंतजामिया ने कारोबारी औकात में तब्दीली कर दी है। नया वक्त कितना है ज़रा बताइए। बहुत बड़ी तब्दीली की गई है जारी नोटिफिकेशन पूरा के 1 घंटा। जी हाँ, इस्लामाबाद में दुकानों और कारोबार के औकात में तौसी का फैसला जो किया गया है उसके मुताबिक अब 8 बजे नहीं बल्कि रात 9 बजे दुकानें बंद की जाएंगी। शॉपिंग मॉल्स खुले रहेंगे 9 बजे तक, और इस इक़दाम को इस्लामाबाद के कारोबारी हजरात ने सराहा है। मज़ीद कहा है क्या कहते हैं वो, और वैसे तो उनकी डिमांड ये होती है कि 10, 11, 12 बजे तक हमें इजाज़त दी जाए, लेकिन हुकूमत ने कुछ फ़राखदिली का मुजाहरा करते हुए 1 घंटा उन्हें और दे दिया है। तो आफ्ताब जहां इस वक्त आपारा मार्केट में मौजूद हैं, दुकानदारों के हमरा उन्हीं से जानते हैं। तो जी आफ्ताब बताइएगा। देखिए, बिल्कुल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी अगर महंगाई के हवाले से बात करें तो महंगाई का जो तूफ़ान है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं, जिसमें टमाटर है, आलू है, प्याज है, ये वो मसाला जात है जो हर फ़र्द जो अमीर है या गरीब है या मुतवसत तबका है, ये तमाम अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें इन तमाम अशिया को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनकी कीमतें जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर जाती हैं तो इनकी कीमतों में भी इजाफ़ा कर दिया जाता है। लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब
कम की जाती है तो इनकी कीमतें वैसे के वैसे ही रहती हैं। एक और चीज़ ये कि जो रेट लिस्ट हुकूमत की जानिब से दी जाती है वो भी यहाँ पर बहुत लेट इनको दी जाती है। तकरीबन 1 से 2 बजे के दरमियान जो रेट लिस्ट है वो फराहम की जाती है, जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इंतहाई जो चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता है ये इंतज़ामिया की जानिब से की जाती है, क्योंकि जो गुज़श्ता रोज़ का रेट है उस रेट लिस्ट के हिसाब से फिर यहाँ पर सब्ज़ियाँ जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं। अगर टमाटर की कीमत के हवाले से बात करें तो वो भी तकरीबन 60 रुपये यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन, अदरक जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं वो भी तकरीबन 400 तक यहाँ पे जो है वो फ़रोख्त हो रही है। मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी भी मौजूद है, इनसे भी अब हम बात करेंगे। सर ये बताइएगा क्या मुतालबात हैं? अशिया खुर्दनोश की कीमतों में आए रोज़ इजाफा हो जाता है, कम नहीं होती है कीमतें, तो आप लोग किस तरह से अफोर्ड करते हैं और मुतालबा क्या करेंगे? मुतालबा यही है, जब तक पेट्रोलियम आइटम सस्ता ना हो पेट्रोल का, ट्रांसपोर्टेशन जब महंगी होगी हर चीज़ महंगी हो जाएगी। ये तो आपके पेट्रोल के साथ हर चीज़ चलती है, उस वजह से जब तक ये इनका पेट्रोलियम की आइटम कम नहीं करेंगे रेट तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। और ये दुकानदार किराएदार हैं, इनके किराए वगैरह, इनकी तनख्वाहें, लड़कों की बिजली के बिल और काफ़ी अखराजात हैं इनके ना, जिस वजह से मजबूरी है अब इनको उस हिसाब से सारे अखराजात इन्होंने काम से निकालने हैं ना, तो वो उस हिसाब से सारी मुतालबात तो यही है कि जितनी रिलीफ आवाम को हुकूमत की तरफ से मिल सके पेट्रोलियम की अशिया की तरफ से और किसी चीज़ से तो मिल सके। बिल्कुल, जो अवाम है इस्लामाबाद का उनका यही कहना है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में कमी तो की जाती है, लेकिन बैक एंड पर जो इनको रेट मिल रहा होता है, और दूसरी जानिब जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो गुड ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो जिस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही किरायों में इजाफा कर देते हैं, वो भी उसमें कमी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो सब्ज़ी फ़रोश है या यहाँ पर काम करने वाले जो मज़दूर हैं उनके लिए जो गुजर बसर है वो मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है वो वैसे ही बरकरार रखी जाती है जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ रखी जाती हैं। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि बजट भी आने वाला है तो आवाम को रिलीफ देने के लिए ज़िला इंतज़ामिया एक तो ताकि ये जो रेट लिस्ट दी जाती है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से वो बर वक्त दी जाए, ताकि आवाम को। जहाँ हमें बता रही थी कि जितने भी दुकानदार हैं उन्होंने सुख का सांस लिया है, चलें कुछ घंटे और मिल सकेंगे, कुछ वक्त और मिल सकेगा ताकि वो कारोबार कर सकें और महंगाई के दौर में सर्वाइव करने के लिए मौके तलाश कर सकें। बिल्कुल जी, और अब आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि आज क्रिकेट शायकीन एक और सनसनीखेज मुकाबले के मुंतज़िर हैं, जहां कैंगरूज शाहीन एक बार फिर मैदान में मद्दे मुकाबिल होंगे। तो दोनों टीमों के दरमियान जारी जो सीरीज़ है इस वक्त 1-1 से बराबर है, लेकिन अभी ये फैसला कुन मरहला है कि कौन किस पर सबकत ले जाता है। शाहीन क्या कैंगरूज को दबोचते हैं या फिर कैंगरूज बाजी मार लेते हैं शाहीनों से। अब ये तो स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है कि दोनों टीमें जब मैदान में उतरती हैं तो किस तरह से एक दूसरे को दबोचती। बिल्कुल, दबोचने का एक मुकाबला तो होगा, लेकिन ये सीरीज़ हम अपने नाम कर सकते थे दूसरे मैच में जीत कर, लेकिन हमेशा की तरह हमने इसको सनसनीखेज बनाया है। और जिस पर हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर हम किसी और के होम ग्राउंड में होते हैं तो उसको उसका फ़ायदा होने देते हैं, उसको उसका एज हासिल होने देते हैं, और जब हम अपने होम ग्राउंड पर होते हैं तो उसका फ़ायदा भी नहीं उठाते अनफॉर्चुनेटली। तो ये एक बड़ा अलमिया है। गुज़िश्ता मुकाबलों में दोनों टीमों ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, और यही वजह है कि सीरीज़ का आखिरी मार्का गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है। जी हाँ, और कौमी टीम के खिलाड़ी जीत के लिए पुरज़्म हैं, भरपूर एतमाद के साथ मैदान में उतरेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम भी सीरीज़ अपने नाम करने के लिए पूरी कुव्वत लगाएंगे। तो 1-1 की बराबरी के बाद अब दोनों जानिब से आखिरी वार की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। शाहीन जो शायकीन हैं उनको एक और सख्त दिलचस्प मुकाबला देखने की तवक्को है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी ही कामयाबी की कुंजी साबित होगी, लेकिन हम देखते हैं कि हम तीनों शोबों में ही ऐसी आउट क्लास परफॉर्मेंस देते हैं ना, अच्छे मेहमान नवाज भी हैं और मेज़बान हम इतने अच्छे बन जाते हैं कि सारा कुछ हम प्लेट में रख के दे देते हैं, बिल्कुल दे देते हैं। और जब हम मेहमान होते हैं तब भी हम मेज़बान को फेवर देते हैं। तो ये कोई लॉजिक जब तक ये फेवर देने का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा और जब तक ये दमाद लीग अलग नहीं हो जाती क्रिकेट टीम से, तब तक शायद ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हमारे बहुत सारे प्लेयर्स के ऊपर नाकदीन जब तनकीद करते हैं या माहिरीन जब राय देते हैं तो सिलेक्शन कमेटी के भी कान पर जू तक नहीं रेंगती, और जो हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड है उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता, PCB को भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोचेस को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खिलाड़ी जिनकी जगह नहीं है टीम के अंदर उनको भी टीम में शामिल रखा जाता है। तो हमारे साथ अहमद नजीब सती स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं, वेलकम टू शो कहेंगे। हमने तो वैसे बहुत तज्जिया दे दिया, लेकिन अब बारी है आपकी। आप बताइए, आज हमें कमबैक करने के लिए और इस सीरीज़ को अपने नाम करने के लिए क्या करना होगा, क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी? कुछ खिलाड़ियों को जो है ना वापसी का टिकट दे रहा हूँ अपने अपने शहरों का कि ये लें और घर जाएं जो कि हो नहीं पा रहा है।
तो देखिए, आप जिस तरह भी जिक्र कर रहे थे ना, बात यह कि कोई भी संजीदा नहीं है अभी। प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे, बट उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी बेहतरीन कैटेगरी का मिलता है। जी हाँ। वही चेहरे बार बार आते हैं। आप अगर एक एक मैच का सिनेरियो निकाल के देख लें, आपकी जो फास्ट बॉलिंग का जो अटैक है ना, ये फास्ट बॉलर कमोपेश आपके जो पिछले 4 या 5 इवेंट्स में खेल रहे हैं, किसी इवेंट में ना तो खातिर खा कारकर्दगी है, ना कोई बायलैटरल। अच्छा, दुनिया में ना ये जो बाहमी सीरीज होती है, इसको हम बायलैटरल सीरीज कहते हैं, इसको टीमें अब संजीदा नहीं लेती। स्पेशली पाकिस्तान या श्रीलंका, वेस्ट इंडीज जो सेकंड या बल्कि हम अब थर्ड टीयर पे चलेंगे, इसके खिलाफ जो बड़ी टीमें हैं वो अब अपनी सेकंड स्ट्रेंथ भेजती है, जैसे भी ऑस्ट्रेलिया ने भेजी है। तो जी हाँ। वो हमें सीरियस ही नहीं लेती। और वो अपने जो सेकंड टीम है वो भी हमारे लिए एक दर्द सर बनी हुई है और टफ टाइम दे रही है। लेकिन स्क्वाड के अंदर कुछ तब्दीलियों की अमर भाई बातें हो रही हैं, क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं और क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में? अच्छा, अब जाहिर है कि जो माइक हेसन साहब जब से आए हैं तो उनका एक स्टाइल है, वो ये कि वो प्लेयर्स को रोटेशनल बेस पे चांस देते हैं। तो अभी देखिए ऑन द कार्ड्स ऐसे लगता है, शायद महसूस होता है कि माइट भी ओपनिंग में एक तब्दीली देखने को मिल जाए। जैसे मां सदाकत या साहिबजादा फरहान दोनों से रन नहीं हो रही, तो प्रोबेबली इन दोनों में से किसी एक की जगह शामिल हुसैन को मौका मिलने की बात हो रही है। माइट भी शायद सुफियान मुकीम आ जाए। मेरा ख्याल ये है कि जब बायलैटरल में आप हार जीत का मसला नहीं है। एक तो पहली बात है कि सिलेक्शन कमेटी आपका स्क्वाड ठीक नहीं अनाउंस करती। दूसरी बात यह कि आपको सुफियान मुकीम को एक तो खिलाना चाहिए, वो आपका प्रीमियर स्पिनर है, उसको तो पहले मैचेस में होना चाहिए था। फिर आपको अहमद दानियाल को लाजमी खिलाना चाहिए, अच्छा पोटेंशियल प्लेयर है, और उसको मौका देना चाहिए। और तीसरा मैं बात करूंगा रुहेल नजीर की। देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ ज्यादती की इंतहा की जाती है। गाजी गौरी की 20-21 देखें, ये जो अभी हमें नजर आ रहे हैं ना रन 40-50, ये ठक्के लगाने वाले रन हैं। कि वो उसके रन जो थे डोमेस्टिक में, वो 4 होता क्रिकेट में, वो ठक्का अच्छा लगाता है। लेकिन जो उससे बेहतर प्लेयर था रोहिल नजीर, 5-6 साल की पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट है, कहां परफॉर्म नहीं किया रोहिल नजीर ने। पाकिस्तान अंडर 19 की कप्तानी की, बेहतरीन परफॉर्म किया। पाकिस्तान इमर्जिंग एशिया कप एज अ कैप्टन जितवाया, सेंचुरी की। पाकिस्तान ए शाहीन का कप्तान रहा, वहां न्यूजीलैंड में जाकर सेंचुरी की। हर जगह परफॉर्म किया रोहिल नजीर ने। अगर उसकी नहीं है तो PR नहीं है, तो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादती है उस बच्चे के साथ कि उसके अंडर खेले हुए प्लेयर कितने पाकिस्तान खेल के उसको हमेशा लॉलीपॉप देके टूर्स पे ए टूर उसको बिठा दिया जाता है। तो मैं वही वाली बात करूंगा कि कुछ प्लेयर को अभी वापसी का किराया दे दे तो बेहतर होगा। अच्छा, अभी जिन प्लेयर्स को हमें वापसी का किराया देना है उनको उनके नाम भी बता दें, किस किस को दे के भेजें, और फिर इस जीत को हमने यकीनी बनाना है ताकि ये सीरीज़ हम अपने नाम कर सकें। और अगर उनके B कैटेगरी के प्लेयर्स के हाथों भी हम अपनी इस तरह से दुर्गत बनवाते रहेंगे हमारे A कैटेगरी के प्लेयर्स, तो फिर तो काम नहीं बनने वाला। तो फिर आपको क्या लगता है किन पर हमें तकिया करना होगा इस सीरीज़ को जीतने के लिए? कौन से प्लेयर्स हैं जो हमें जितवा सकते हैं? देखिए, बात यह है कि एक तो मैं समझता हूँ कि साहिबजादा फरहान को अगर एक मौका और मिलता है तो उनको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेनी चाहिए। हालांकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में सारे फॉर्मेट्स में रन करके आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि गुज़िश्ता 1 साल से उन्होंने इतनी ज्यादा T20 क्रिकेट खेली कि T20 मोड पे खेल रहे हैं, यानी या तो रोक रहे हैं या बड़े शॉट पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनका डिसमिसल हो रहा है। वनडे क्रिकेट में सिंगल डबल्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, 50 ओवर बड़ी गेम होती है, आपको अपने आप को टाइम देना होता है और थोड़ा सा लंबा जाना होता है। उनको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए मेच्योर प्लेयर। बाकी हमारे फास्ट बॉलर, आप एक तो हमारे कैप्टन है, दूसरे दोनों फास्ट बॉलर्स आपके, उनकी तो परफॉर्मेंस नहीं है, मेरिट में तो नहीं डिजर्व करते। आपने इतने इवेंट्स करा के देख लिया, कौन सी विकेटों के 4 हिस्से किए उन्होंने, तो मुझे तो नहीं नजर आते। अच्छा, ये जो फास्ट बॉलिंग का शोबा है, हमने इस पर राज किया है। पूरी दुनिया की टांगें, जो बैट्समैन थे वो थर थर कांपती थी जब हमारे बॉलर्स उनके सामने आते थे। तो ये टैलेंट कहीं मादूम हो गया है या तवज्जो नहीं है पूरे पाकिस्तान में, जहाँ पे करोड़ों की आबादी है और वहाँ पे लाखों खेलने वाले, जो कि हर साल हम देखते हैं इंट्रोड्यूस भी होते हैं PSL के अंदर भी। तो क्या 5-7 हम अच्छे पेसर्स इंट्रोड्यूस नहीं करवा पा रहे या उन्हें हंट नहीं कर पा रहे? जो पिछले मौजूद हैं वो उनकी जगह नहीं बनने दे रहे? देखिए, आप जो कह रहे थे ना कि माजी में हमारी ऐसी शानदार फास्ट बॉलिंग की लेगेसी थी कि बैट्समैन थर थर कांपते थे, अब जो हमारे बॉलर है, बैट्समैन जो है ना, थर थर नाचते हैं कि आज है, आज तो रन पक्के। तो मैं ये कहूंगा कि टैलेंट अभी भी है, अच्छे खासे टैलेंटेड बॉलर हैं, यकीन मानिए सिस्टम नहीं है। आपका कोचिंग का शोबा डोमेस्टिक में बिल्कुल बेकार है, और कोचेस जो नेचुरल टैलेंट आता है उसको बिल्कुल तबाह करते हैं बेहतरीन तरीके से। और ना तो फैसिलिटीज हैं, ना नीचे पैसे हैं, ना वो सलाहियत है कि आप देखें अंडर 19 लेवल पे पाकिस्तान के जो नेचुरल टैलेंट आता है वो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद
दूसरों का जो हल्का टैलेंट भी बेहतर फैसिलिटीज की वजह से आगे निकल जाता है। हमारा बुरी कोचिंग, लेस फैसिलिटीज, डिस्क्रिमिनेशन, नॉन मेरिट, ऐसे बहुत से मसाइल की वजह से पीछे चला जाता है। पाकिस्तान में ना माजी में टैलेंट की कमी थी, ना आज है, ना आगे होगी। बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, लेकिन वो सिस्टम नहीं है जो टैलेंट को पॉलिश करके बैनुल अक़वामी क्रिकेट तक तो फिर इस सिस्टम को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? क्योंकि फिर समझ तो ये आता है कि हमारे पास टैलेंट तो बहुत मौजूद है, लेकिन उनको सही यूटिलाइजेशन भी नहीं मिल रही है, उनको सही से हम पॉलिश नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर इस सिस्टम को किस तरह से तब्दील किया जाए? क्या चेयरमैन पीसीबी को अब ये जगह छोड़ देनी चाहिए, या उनके नीचे जो बैठे हुए कोचेज़ हैं उनको, सिलेक्शन कमेटी को? क्योंकि जब तक यही सिस्टम रहेगा फिर तो इसमें बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। प्लेयर्स आते रहेंगे, यूं ही ज़ाया होते रहेंगे और गुमनाम चेहरे वो हमें याद दिलाते रहेंगे कि हमारे पास टैलेंट था लेकिन हमने उनको यूज़ नहीं किया। जी, मोहसिन नकवी साहब जो है वो, मेरा ख्याल है वो अगर कुछ काम कर ले तो यकीन मैंने पाकिस्तानी जो लोग हैं उन्हें बड़ी दुआ देंगे जिंदगी सारी, कि वो एक पावरफुल पर्सनैलिटी है और वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी उन्होंने अपने नीचे जो ज़ाहिर है वो तो एक मसरूफ है, उनके पास मुतबादिल मतलब 2 ओहदे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो वो अगर नीचे वाली टीम सही बना देना तो यकीन माने सब उनको बहुत ज्यादा इस पे पजीराई देंगे कि हमारे यहाँ मैनेजमेंट में जो की पोजीशन में नीचे लोग हैं ना, उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है वो मोहसिन नकवी साहब को चाहिए एक बार नजरसानी कर लें, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी ठीक से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए एक सबसे गलत कॉन्सेप्ट क्या है, आप हेड कोचेस देखे, जो बड़ा नाम है वो आप हेड कोच ले आते हैं। दुनिया में कहाँ होता है? दुनिया में क्वालिफिकेशन होती है कि भाई आपने एज अ हेड कोच, आपने एज अ कोच 5 साल 10 साल नीचे काम किया है, इतनी टीमों को जितवाया है, इतने प्लेयर जो है वो आपने प्रोड्यूस किए, डेवलप किया, आपकी एक प्रोफाइल होती है, एक सीवी होती है, उसकी बेस के ऊपर आपको लेके आए। दुनिया में बड़े बड़े हेड कोच अननाउन नेम होते हैं। आप माइक हेसन को देख लें, न्यूजीलैंड के कहीं और कोच देख लें। इंडिया ने संजय बांगड़ को जो है वो बिल्कुल लोग उस तरह से क्रिकेटिंग क्रेडेंशियल्स में इतना बड़ा प्लेयर तो नहीं था। हमें आज तक ये कंफ्यूजन है, शायद कोई बड़ा प्लेयर होगा तो बड़ा कोच भी होगा, ये कोई आपस में को रिलेशन ही नहीं है। तो जब आप चीफ सिलेक्टर लगाते हैं जिसने एज अ सिलेक्टर काम नहीं किया होता, ठीक है, कि जी बड़ा नाम लगा दो, तो दुनिया तो ऐसे नहीं करती। तो हम ना दरिया की दूसरी सम्त बह रहे हैं, तो हमें ये अपनी सम्त को दुरुस्त करना है। तो ये इम्कानात कितने लग रहे हैं आज के मैच में पाकिस्तान सीरीज अपने नाम कर पाएगा? देखिए, एक तो पहली बात ये है कि आप हमारे फास्ट बॉलर का स्टेमिना नहीं है कि वो स्टेमिना आता है लॉन्ग फॉर्मेट खेलने से। अगर मैं समंदर को कुएं में बंद करूं तो वो सारा साल T20 क्रिकेट खेलते हैं, सारा साल आप T20 क्रिकेट खेलेंगे, आप बिल्कुल फारिग हो जाएंगे क्रिकेट से। ये सीधी क्लियर कट बात है, पक्की बात है। तो एक तो ये कि आपको डिसिप्लिन फास्ट बॉलिंग करनी है। उसके बाद आपको, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा, अगर आपका स्पिनिंग ट्रैक हुआ ऐसा स्पिनिंग, तो थोड़ा बड़े दिल के साथ एक ऑलराउंडर कम करें और आपको 2 जेन्युइन स्पिनर खिलाने पड़ेंगे फिर, या सुफियान मुकीम और अबरार अहमद। और उसके बाद फिर आपके जो पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं उनको आप चिप इन करवाएंगे जी, वो थोड़ा सपोर्टिंग हैंड दे दें। वरना इस तरह से आप जो है वो कोई, मेरा ख्याल है, मुझे तो प्रॉब्लम नजर आता है कि इस तरह से बात बन नहीं पाएगी जिस तरह से वो चाह रहे हैं कि एक अच्छा प्रॉपर जेन्युइन स्पिनर हो, जैसे अबरार खिलाफ थे, बाकी अरफात मिनाज भी है, तो उनको साथ तीसरा सुफियान मुकीम भी फिर बीच में डालना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो मशवरा है ये सिलेक्शन कमेटी तक भी पहुंचे और ये तमाम कोचेस तक भी पहुंचे, ताकि वो उन प्लेयर्स को शामिल कर पाएँ इस आखिरी मैच के अंदर, ताकि ये मैच हमारे नाम हो पाए और हम अपने होम ग्राउंड का एज हासिल कर पाएँ, अपने प्लेयर्स की वो परफॉर्मेंस देख पाएँ जो कि हम देखने के मुंतज़िर हैं काफ़ी अरसे से। बहुत शुक्रिया। अहमद नजीब सती, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद थे। और जुनैद, आपने अहमद भाई से तो पूछा कि मेरे ख्याल में वो जो हम बात कर रहे हैं बार बार कि कुछ तब्दीलियाँ जो रिक्वायर्ड हैं वो होनी चाहिए, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। साहिबजादा फरहान समेत जो सीनियर प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं, बाबर आजम हो या दीगर शाहिन शाह, उनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि उनकी तो जगह ही नहीं बनती और उनको टीम का कैप्टन बना दिया गया। बहरहाल अब कैप्टन आप हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है, डिसीजन लीजिए, सही मौके पे सही प्लेयर को यूटिलाइज़ कीजिए और आज का मैच जीतिए। आप अपने होम ग्राउंड पे अगर नहीं जीतेंगे तो फिर वहाँ पे जाके जीतना तो फिर एक बड़ा दीवाने का ख्वाब भी दिखाई देता है। बिल्कुल, और अगर आप परफॉर्मेंस दे सकते तो फिर वही बात है, टिकट लीजिए और वापसी का टिकट कटवाइए और वापस चले जाइए, क्योंकि इस तरह से जगह टीम में बिल्कुल नहीं बनती है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि ICC ने ताज़ा तरीन वनडे रैंकिंग भी जारी कर दी है जनाब, जिसमें पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद ने नुमाया तरक्की हासिल कर ली है। नई रैंकिंग के मुताबिक अब अबरार अहमद 7 दर्जे बेहतरी के बाद बॉलर्स की फहरिस्त में 4थे नंबर पर आए हैं, जबकि फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 4 दर्जे तरक्की पाकर 13वीं पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। और बैटर्स की रैंकिंग में हम पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम को देख रहे हैं कि वो अपनी 6ठी पोजीशन बरकरार
बरकरार रखे हुए हैं। जी, इसी तरह से सलमान अली आगा 5 दर्जे तनज़ली के बाद 14वें नंबर पर चले गए हैं। बैटर्स की फहरिस्त में न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल बदस्तूर पहली पोजीशन पर बराजमान है। बॉलर्स की रैंकिंग में अफगानिस्तान के स्टार लेग स्पिनर हैं राशिद खान अपनी टॉप पोजीशन बरकरार रखने में वो भी कामयाब हैं, लेकिन हमारे बॉलर्स, हमारे स्पिनर्स हों या हमारे पेसर्स हों या हमारे बैट्समैन हों, ये पहली पोजीशंस पर कब आएंगे, हमें इसका इंतजार है। और हमने सिखाया, अब वो देखें कि वो इस वक्त भी नंबर 1 पर हैं। अफगानिस्तान की टीम को पॉलिश हमने किया, सिखाया हमने, और आज वो हमसे बेहतर टीम बनी बैठी है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, और अभी हम बात करेंगे खसरा यानी कि मीज़ल्स की। एक ये इंतहाई मुतदी वायरल है जो कि अमूमन बच्चों को मुतासर करता है। ताहम किसी भी उम्र में वैसे तो ये लाहक हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसकी लपेट में आते हैं। और इस बीमारी की जो इब्तदाई अलामात हैं उसमें तेज़ बुखार है, खांसी है, नज़ला है, आंखों में सोजिश है, पानी का आना है, और फिर आपके जिस्म पर सुर्ख दाने नमूदार होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम खसरा कहते हैं। इसमें इचिंग भी होती है और बच्चा उसको खुजलाने की कोशिश करता है। तो ये बीमारी बाज़ औक़ात जानलेवा भी साबित होती है, इसीलिए जो आपको बच्चे की जो वैक्सीनेशन है वो लाजमी करवानी चाहिए, क्योंकि वो उस बीमारी का जो के असरात हैं उनको खासी हद तक कम कर देता है, जिससे बच्चा महफूज रहता है। बिल्कुल, और ये भी हो सकता है कि आपने बच्चे की वैक्सीनेशन करवाई, उसके बावजूद खसरा हो जाए। उसकी वजूहात क्या होती हैं, उसको ट्रीट किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से इस मूजी मर्ज से बचा जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मसूद शेख साहब, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग्स में। आजकल ये एक बार फिर से बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है छोटे बच्चों में भी, स्कूल गोइंग में। वैसे तो बच्चों की समर वेकेशन हो चुकी हैं, लेकिन इसका बावजूद बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं और एहसास नहीं करते कि उन्हें कहाँ से जम लग गया। तो ये खसरा वैक्सीनेशन लगवाने के बावजूद भी हो सकता है, फिर उससे किस तरह से बचा जाए? देखिए, पहली बात तो समझने वाली ये है कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ खसरा एंडेमिक है। और जब हम एंडेमिक कहते हैं, इसका मतलब ये है कि ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये सारा साल रहता है इस मुल्क के अंदर और किसी न किसी इलाके में चल रहा होता है। और जैसे ही आपकी जो इम्यूनिटी है उस ख़ास एरिया के अंदर वो फॉल करती है, और ज़ाहिर बात है बच्चे खेलने के दौरान, एजुकेशन के दौरान, डॉर्मेट्रीज़ में होते हैं बच्चे, इवन माएँ नर्सरी में छोड़ जाती हैं जो वर्किंग लेडीज़ हैं अपने बच्चों को, तो कहीं ना कहीं बच्चे एक दूसरे के करीब आते हैं। और बच्चा जो इफ़ेक्टेड बच्चा है, जब वो छींक करता है, अगर वो ज़ोर से बोलता है, कफिंग करता है, तो ना सिर्फ सामने वाले बच्चे को डायरेक्टली ये वायरस ट्रांसमिट कर जाता है, बल्कि अगर उस माहौल के अंदर जो भी जैसे आप टेबल समझ लें, कुर्सी समझ लें, बच्चों के खिलौने हैं, उनके ऊपर भी ये वायरस आ जाता है। और कोई दूसरा बच्चा अगर इन खिलौनों को, उस मेज़ को, कुर्सी को पकड़ता है और बाद में अपने चेहरे पे हाथ लगाता है, तो उससे भी ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसलिए ये बड़ा कॉमन है जो बच्चों के अंदर ट्रांसमिट होता है। और दूसरी बात जो आपने पूछी कि वैक्सीन जब आप लगवा लेते हैं तो इसकी 2 डोजेज़ होती हैं जी वैक्सीन की। एक 9 महीने पे लगवाई जाती है पाकिस्तान शेड्यूल के मुताबिक, अच्छा, और दूसरी तकरीबन 15 महीने पे लगवाई जाती है। और अगर आपने बच्चे को एक वैक्सीन की डोज़ लगाई है तो 93% प्रोटेक्शन हो जाती है, और अगर 2 लगवा दी हैं तो तकरीबन 97% प्रोटेक्शन हो जाती है। तो हमारा टारगेट ये है कि WHO जो आलमी इदारा सेहत है वो ये कहता है कि हमारी पॉपुलेशन में से 95% बच्चे वैक्सीनेट होने चाहिए 2 डोजेज़। लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें तो पाकिस्तान के अंदर और तकरीबन पहली डोज़ जो है वो 80% 82% बच्चों को लग रही है, और जो दूसरी डोज़ है उसमें ड्रॉप आउट ज़्यादा है और वो तकरीबन 52-56 इससे भी शायद कम तकरीबन इसके करीब आए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हमने बच्चे को वैक्सीनेट करवा लिया है, किस एज में पहली वैक्सीनेशन इसको लग जाती है? क्योंकि एक तो बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त उसको एक वैक्सीनेशन लगती है, उसके बाद उसके टाइम टेबल के मुताबिक उसको डिफरेंट मंथ में लगती रहती है। अगर बच्चा 9th मंथ, आपने कहा पहली वैक्सीनेशन, पहली मीजल्स की जो वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं वो पहली 9 मंथ में लगती है, और दूसरी जो है ना जी वो 15 मंथ। अगर 9 मंथ से पहले आपका बच्चा इससे क्या इन्फेक्ट हो सकता है, और अगर हो गया है तो फिर उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर किस तरह के असरात होंगे, और उस सूरत में फिर हमें क्या करना होगा? उस बच्चे में भी अलामात यही होंगी, शदीद किस्म का फीवर, हाई फीवर होगा, बहती हुई नोज़ होगी, या फिर आपके जिस्म पर दाने होंगे? देखिए, जो बच्चा जब डिलीवर होता है तो माँ के अंदर जो इम्यूनिटी होती है, जाहिर बात है कि माँ या तो वैक्सीनेटेड होगी या उसको ड्यूरिंग लाइफ टेन्योर उसको कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन लग गई होगी। दोनों सूरतों में उसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं और जो मदर से बच्चे के अंदर ट्रांसमिट हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये जो इम्यूनिटी ट्रांसफ़र होती है इज़ सफिशेंट टू प्रिवेंट द चाइल्ड फॉर फर्स्ट 9 मंथ्स। तो इसलिए
9 महीने पे क्यों लगाया जाता है, क्योंकि माँ के अंदर जो इम्यूनिटी उसमें ट्रांसफ़र हुई है उसकी वजह से ये बीमारी होती नहीं है अमूमी तौर पर, और उसमें अगर कोई रैशेज़ आ रहे हैं तो मोस्ट प्रॉबली वो उसके नहीं है, मीज़ल्स की वजह से नहीं है। वो बहुत सारे हमारे वायरसेस हैं जो रैशेस क्रिएट कर सकते हैं और उनकी रीज़न बन सकते हैं। तो अमूमी तौर पे जो मीज़ल है वो 9 महीने से पहले उसके चांसेस बहुत ही कम है, और क्योंकि ये वायरस बीमारी है, ज़ाहिर बात है कि आपने इसमें जो उसमें कोई एंटीबायोटिक तो आप दे नहीं सकते हैं, आप सिम्टोमेटिक मेजर्स हैं। तो अगर वो मीज़ल नहीं भी है, कोई और वायरल बीमारी है, तो आपका डॉक्टर उसको देखेगा और अकॉर्डिंगली फिर उसको। और ये कितने दिन में नमूदार हो जाता है? क्योंकि अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि पहले बच्चे को काफ़ी दिन तक फीवर रहता है, और फीवर के लिए फिर अमूमी तौर पे डॉक्टर्स एंटीबायोटिक भी रिकमेंड कर देते हैं। खुदा न खास्ता अगर आप मीज़ल्स है वो नमूदार नहीं हुआ, एंटीबायोटिक दे दिया, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, और हमें किन चीज़ों से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये मीज़ल्स हो सकता है? देखिए, जो इसकी शुरू में जो अलामात होती हैं वो नॉन स्पेसिफिक होती हैं, कि बच्चे को हाई ग्रेड फीवर होना शुरू हो गया है, बच्चे को खांसी शुरू हो गई है, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसी हैं, बच्चा निढाल हो गया है, अपने खेल में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, स्कूल में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ये तो बहुत नॉन स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये मीज़ल की तरफ जा रहा है बच्चा। मिसाल के तौर पे रनिंग नोज़ हो जाएगी, स्टफ़ी नोज़ हो जाएगी कि नाक बंद हो रही है, खांसी जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, आंखें रेड होना शुरू हो जाती हैं, चेहरे के अंदर हल्की हल्की स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। और जब डॉक्टर इसको देखता है, मुंह को खोलता है, तो उसमें एक ख़ास किस्म के स्पॉट्स होते हैं, अच्छा, जो दरमियान में वाइट होते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि हम ये नहीं कहेंगे कि पेरेंट्स उसको देखना शुरू कर दे, क्योंकि उसको देखने के लिए भी ये ट्रांसफ़र होने का चांस है, और उसको इंटरप्रेट करना भी डॉक्टर का काम है। उसको हम कॉप्लिक स्पॉट कहते हैं। और उसके बाद फिर जब रैश आता है, ये जो टाइम है ये 4-6 दिन इस तरह से गुजर जाते हैं, बाज़ दफ़े इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। और ये वो टाइम है जिसमें कोई भी डॉक्टर सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकता कि इसको मीज़ल है। कोई ऐसा टेस्ट भी नहीं है, कोई ज़ाहिर बात है ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ही रैश नमूदार होता है तो फिर पेरेंट्स बताते हैं कि एक रैश हो गया है, और वो सर के जो हेयर लाइन है वहाँ से स्टार्ट हुआ और नीचे चेहरे और उसके बाद पेट और टांगों की तरफ चला गया। तो जब ये रैश आ जाता है और ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं तो फिर आप बहुत सर्टन हो जाते हैं कि ये मीज़ल्स है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा कि ये मुख्तलिफ इकसाम होती हैं इसकी। चिकन पॉक्स में भी दाने बनते हैं, आपको मंकी पॉक्स में भी दाने कहते हैं बनते हैं, आपको मीज़ल्स के अंदर भी दाने बनते हैं। अब इसको किस तरह से समझा जाएगा कि ये मीज़ल्स है या खसरा है या फिर ये चिकन पॉक्स है, मंकी पॉक्स है? देखिए, इसमें बड़ा ना टिपिकल, इसमें बहुत टिपिकल किस्म का रैश होता है। जहाँ तक चिकन पॉक्स की ताल्लुक है तो उसमें वो एक दाना सा होता है जिसके अंदर पहले पानी आ जाता है, फिर उसमें पस आ जाती है, फिर उसमें से वो स्कैब आता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो झड़ जाता है, क्रॉप्स की सूरत में आता है। अगर पेरेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर वो देखते हैं कि बच्चे के पेट के आगे वाले हिस्से पे 4-5 दाने निकले हैं, फिर अगले दिन फिर 4-5-6 दाने निकल आते हैं, फिर कमर पे आ जाते हैं, क्रॉप्स की सूरत में आता है। और हर दाने की जो एज है वो डिफरेंट होती है, कोई इनिशियल फेज में होगा, किसी में पानी होगा, किसी में पस होगी, किसी में स्कैब होगा। ये आप चिकन पॉक्स बता रहे हैं? चिकन पॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, मॉन्की पॉक्स भी इससे मिलता जुलता होता है। लेकिन ये जो आपका टिपिकल रैश है खसरे का, ये बारीक बारीक से दाने होते हैं, जैसे सैंड पेपर टाइप होता है, जिस तरह पित निकलती है, और उसके बाद आप हाथ सरा लगाते हैं ना तो वो बिल्कुल एक होमोजीनियस से आपको नज़र आती है, और उसमें कोई पस अंदर नज़र नहीं आ रही होती है, और वो बिल्कुल, और इसका एक टिपिकल पैटर्न है कि सर से पाँव की तरफ आ रहा होता है ये। तो डॉक्टर के लिए तो बहुत आसान होता है कि वो देखते ही बता देता है कि ये रैश मीज़ल्स के हैं या उसके हैं। लेकिन यहाँ मैं ये बात करूँगा कि हम इस चीज़ पे जाएं कि ये रैश एक प्रिवेंटेबल है, और EPI प्रोग्राम जिसको आप कहते हैं एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, उसके अंदर बाकायदा इसकी वैक्सीन मौजूद है। और ये देखा गया है कि जो देही इलाके के लोग हैं, जो वैक्सीनेशन सेंटर से दूर हैं, या वो जो अनएजुकेटेड माएँ हैं जिनको ये नहीं पता कि बच्चा वैक्सीन लगा के उसको क्या बेनिफिट होगा, और वो अमूमी तौर पे उनके अंदर जो फॉलोअप है सेकंड डोज का या इवन फर्स्ट डोज का, वो उन माओं से बहुत कम है जो कि पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें माओं के अंदर अवेयरनेस पैदा करना पड़ेगा। इस अवेयरनेस के लिए डॉक्टर साहब, वो लोग सबसे बेहतर तो ये है कि डॉक्टर से रुजू किया जाए। अगर कोई किसी की एक्सेस नहीं है घर पे, अगर आप उसको ट्रीट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेहतर तरीका क्या हो सकता है, बेहतर दवा क्या हो सकती है, खुराक क्या हो सकती है? कहा जाता है कि ठंड से बचाया जाए जिसको मीज़ल्स हो जाए उस बच्चे को, तो नहलाना है, नहीं नहलाना, क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना, ये थोड़ा सा अगर आप देखिए, इसमें ये है कि ये क्योंकि एक वायरल बीमारी है, इसमें बुखार तो इन्फेक्शन की वजह से होता है और कई दफ़ा हाई ग्रेड हो जाता है, और उसके बाद जो रैश आता है उसका एक अपना प्रोग्रेशन है कि किस तरह से आएगा और किस तरह से जाएगा।
और फिर इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है वो कान में दर्द हो सकता है, कान में इन्फेक्शन हो सकती है, गला बहुत ज़्यादा पक सकता है, आंखें बड़ी रेड हो सकती हैं, नाक ब्लॉकेड हो सकती है। रूटीन के अंदर तो ये जैसे आराम से आता है, बुखार और थोड़ी बहुत तंगी होती है और आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। एक हफ्ते में हाँ, तकरीबन सकता है। एक हफ्ते के अंदर कम व बेश आगे पीछे होकर तो ये ठीक हो जाता है, लेकिन कई दफ़ा इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। अगर तो सिंपल है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप घर पे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर को दिखाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर पिक करेगा कि किस बच्चे के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हुई है और किसको इलाज की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमी ये जो तौर आपने- पे एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। और ये जो कॉन्सेप्ट आपने पहले कहा ना, दवाई देंगे तो अंदर रुक जाएगा, रैश बाहर नहीं आएगा, ये सारे मिथ्स हैं। बहुत अच्छा, सारे हमारे जो समझ लें कि अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं या जो हुक्मा हैं जो गैर मुस्तनद इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, ये उनकी वजह से है। लेकिन एंटीबायोटिक देने का रोल कोई नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर इन्फेक्शन हो रही है, मिसाल के तौर पे नमूनिया हो सकता है इस बच्चे के अंदर, अगर कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो निमोनिया हो गया तो फिर आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है। कान के अंदर इन्फेक्शन हो गई, उसके अंदर दी जा सकती है। इवन बाज़ दफ़ा बच्चा स्क्रैच करना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें हम कहते हैं नाखून बच्चे के काट दें और लोशन ऐसे लगाते हैं जिसकी वजह से उसका स्क्रैच ना करना पड़ जाए उसको। तो अगर वो स्क्रैच कर रहा है, स्किन के अंदर इन्फेक्शन हो सकती बॉडी उसकी वार्म रखें, ठंड से बचाएं। है। बस ये है कि आप टेम्परेचर ना होने दें, और उसके लिए आम तौर पे जो पैनाडोल, कालपोल, इस किस्म की दवाएं माएँ घर पे इस्तेमाल कर सकती हैं। एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। और विटामिन ई जो है ना, जो कि आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे, क्लिनिक लेके जाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो विटामिन ई के साथ और विटामिन ए के साथ उसका अगर सप्लीमेंटेशन देंगे तो बच्चा बेहतर हो जाता है। और जनरल प्रिंसिपल के तौर पे जो विटामिन डी है वो नॉर्मली बच्चे की जो इम्यूनिटी है, ओवरऑल इम्यूनिटी, उसको बूस्ट करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते एक और चीज़ भी आपसे पूछना चाहूँगी कि वो क्या वजूहात हैं, कौन से अवामिल इसके पीछे कार फरमा होते हैं कि ये खसरा बिगड़ जाता है और अमवात की वजह बन जाता है? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर ये क्योर नहीं हो पाता, बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं, तो उसकी क्या वजूहात है? देखिए, अगर तो ये रूटीन में माइल्ड फॉर्म में खसरा आ रहा है तो उसमें तो मोर्टेलिटी नहीं होती, तकरीबन वो नॉर्मल ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसे बच्चे, और ख़ास तौर पर जो वैक्सीनेटेड बच्चे हैं जिनको दोनों वैक्सीन लगी हैं, उसमें अगर खसरा हो भी जाता है तो वो खसरा बड़ा माइल्ड होता है और उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं है, उसके अंदर ओवरऑल इम्यूनिटी कम है, उसका वज़न कम है, उसकी डाइट प्रॉपर नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं पेरेंट्स उसको दे पा रहे हैं, और उसके अंदर जो बाकी खुराक है वो भी उसको प्रॉपर नहीं मिल रही, तो उसके अंदर ये कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। और कॉम्प्लिकेशन के अंदर नमूनिया होना वो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन है, कान में इन्फेक्शन हो वो उसकी कॉम्प्लिकेशन है। और ये कॉम्प्लिकेशन उसी वक्त नहीं रहती, बल्कि कई साल के बाद जो उसके ब्रेन के अंदर ये जो वायरस है वो रह जाता है। अच्छा। और वहाँ जाके एक 4 साल बाद, 5 साल बाद SSP ये ख़ास बीमारी होती है जिसके अंदर तो आपको इसके नजर लिए आती है। ज़रूरी ये है कि वैक्सीनेटेड बच्चे बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी है दोनों जी, डोज लगवानी वैक्सीनेशन बहुत बहुत ज़रूरी ज़्यादा है। डॉक्टर मसूद शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, चाइल्ड Thank you so much, स्पेशलिस्ट। डॉक्टर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और तमाम माओं के लिए, तमाम पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि अपने बच्चों को वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइए, पहली डोज भी और दूसरी डोज भी, जो कि 9 माह और फिर 15 माह पर लगती है, ताकि अपने बच्चों को आप खसरे जैसी मूजी मर से बचा सकें। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते करते हैं। ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे हमारे Stay साथ। with us। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं दुनिया भर में मौजूद उन बच्चों की जो कि जंगज़दा माहौल में परवरिश पा रहे हैं, परवान चढ़ रहे हैं। दुनिया में अगर कहीं जंग या जहन्नुम का मंजर देखा जा सकता है तो वो इस वक्त गज़ा के मासूम बच्चों की ज़िंदगियां हैं। और ये किसी शायर या किसी अदीब का तख़य्युल नहीं है, बल्कि एक ऐसी तल्ख़ हकीकत है जिसे रोज़ाना हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चे अपनी आँखों से देख रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं और बेबस हैं। हम भी बात तो करते हैं, लेकिन उनकी तकलीफ़ का अज़ाला किस तरह से मुमकिन होगा, इस पर आज के दिन कम अज़ कम बात करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और आज जब दुनिया भर में जारहियत के शिकार मासूम बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो हम गाज़ा के बच्चों को, कश्मीर के बच्चों को कैसे भूल सकते हैं। लेकिन ये जो मामला है ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम है कि फ़लस्तीन के बच्चे इस दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी जंगज़दा माहौल में बच्चे परवरिश पा रहे हैं, हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। जिस तरह से आपने कश्मीरियों की भी बात की है कि 70 साल से वो भी इस अज़ियत में मुब्तला हैं, तो ये दिन हमें बुनियादी तौर पे ये याद दिलाता है कि जो जंग, तशद्दुद, बमबारी, भूख, खौफ और बेघरी का शिकार हैं,
इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि इन बच्चों की हालत इज़ार पर गौर किया जाए। चलें आप बड़ों को, बुज़ुर्गों को, जवानों को तो बॉम्ब्स का, मिसाइल्स का निशाना बनाते हैं, इन बच्चों का क्या कसूर है? जंगज़दा इलाकों में रहने वाले बच्चों के मसाइल को उजागर ना किया गया तो फिर इनकी सारी जो आने वाली ज़िंदगी है वो इसी ट्रॉमा से गुजर कर रह जाएगी और वो एक अजियत का शिकार हमेशा के लिए बन जाएंगे। बिल्कुल, और आलमी बरादरी को, उन तंजीमों को जगाने की ज़रूरत है जो कि ये नारे तो लगाती हैं लेकिन इस पर कुछ कान नहीं धरती हैं या इस पर कोई काम नहीं कर पा रही हैं। और जब तक ये जुल्म, ये बर्बरियत यूं ही जारी रहेगी तो हम सब को एक दिन इसका हिसाब देना होगा, जवाब देना होगा इन बच्चों पर होने वाले जुल्म का, क्योंकि ये बच्चे भूखे प्यासे, नंगे जिस्मों और नंगे पाँव जिस तरह से जुलसती गर्मी में और ठिठुरती सर्दी में वहाँ पर दिन गुजारने पर, रातें गुजारने पर मजबूर हैं, तो इस सब का हिसाब हमें देना होगा। बर्तन लिए वो खड़े होते हैं कि उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए या 1 वक्त का ही नसीब हो जाए, लेकिन वो जिस तरह की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं उसमें कहीं ना कहीं ये तमाम पूरी दुनिया ही ज़िम्मेदार है। पूरा इस वक्त जो इसके ठेकेदार बने हुए हैं, आलमी दुनिया इसके ज़िम्मेदार हैं, तो उनको आज होश के नाखून लेने होंगे, ये बर्बरियत, ये जुल्म ख़त्म करना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हाफ़िज़।